हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4। आई होप आप सब लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। एंड आप कुछ भी डाउट्स रहेगा तो ऑफकोर्स यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम या इधर कमेंट भी कर सकते हो, ये चीज़ सबको पता है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। हम लोग ने लास्ट पार्ट में सूडो फोर्स पे एंड किया था, बस उसका थियोरी वगैरह पढ़ा था, सूडो फोर्स क्या है ये समझा था, करेक्ट। आज के पार्ट में हम लोग ये फिर से रिपीट करेंगे ऑफकोर्स, एंड देन फ्रिक्शन पे आएंगे, जो इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो फ्रिक्शन के बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज सर्कुलर डायनामिक्स, एंड विल एंड दिस चैप्टर बाय टुमारो। ऑफकोर्स आज पूरा पार्ट नहीं होगा, फ्रिक्शन का लास्ट 2 केसेस एंड हमारा सर्कुलर डायनामिक्स हम लोग कल करेंगे। एंड आज हम लोग फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे एंड सूडो फोर्स तो कंप्लीट करेंगे, एंड बहुत सारा क्वेश्चंस है। सो सूडो फोर्स क्या है? एक नॉन रियल फोर्स हैविंग रियल इफेक्ट। एक नॉन रियल फोर्स है जिसके पास एक रियल फोर्स के जितना पावर्स है। अभी क्या है समझो, हम लोग ने जब फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर स्ट्रेट लाइन में बात किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, तभी हम लोग ने लिखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप का होता है। एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एंड सेकेंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। अभी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल का हम लोग ने बोला था, मतलब हम समझेंगे लॉज ऑफ मोशन में, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा बोला था, करेक्ट। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखना, इधर हम लोग बात कर रहे हैं इस फ्रेम के बारे में, ना कि एक ऑब्जेक्ट, ना कि एक बॉडी के ऊपर क्या फोर्स, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सीलरेशन है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट कौन से फ्रेम में प्रेजेंट है, उस फ्रेम के बारे में बात कर रहे। अभी एक तो फ्रेम प्रेजेंट हो सकता है जहाँ पे उसका फ्रेम जो है उसका वेलोसिटी 0, या उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, करेक्ट। जब फ्रेम हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 रेस्ट पे होगा, तभी हम बोल देंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो फ्रेम। मतलब क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसका मतलब उसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा, करेक्ट। अभी फिर से एक बार, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस फ्रेम का वेलोसिटी 0 या वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मेनली एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए उस फ्रेम का, तभी हम लोग बोलेंगे कि उस फ्रेम पे ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उस पे जो लॉज ऑफ मोशन हम लोग जैसे लगाते हैं वैसे नॉर्मली लगेगा। बट हमारा जो फ्रेम है वो कुछ एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, देन हम लोग नॉर्मली जैसे लॉज ऑफ मोशन यूज करते हैं वैसे नहीं कर सकते, वहाँ पे हमारा लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं होता। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हमारा फ्रेम इज इन सम एक्सीलरेशन, उसके वजह से बॉडी पे भी कुछ चेंजेस आता है जो बॉडी फ्रेम में प्रेजेंट है, इसके वजह से हम लोग नॉर्मली इधर लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं कर पाते। सो फिर हम लोग अभी लॉज ऑफ मोशन यूज कैसे करें, बिकॉज क्वेश्चंस तो वैसे ही सॉल्व होंगे। तो हमारे पास आ जाता है सूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक एक्सीलरेटेड फ्रेम, जिसमें एक्सीलरेटेड फ्रेम होने के वजह से उसमें जो ऑब्जेक्ट है, उसमें जो बॉडी है, उसमें लॉज ऑफ मोशन नॉर्मली लग नहीं सकता। इसके वजह से उस लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए हमारे पास आ जाता है सूडो फोर्स। अभी सूडो फोर्स क्या है? इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम में एक बॉडी है, इट एक्सपीरियंसेस एन एडिशनल फोर्स ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। जो हमारा सूडो फोर्स है ना, उसका डेफिनेशन क्या है देखो, जब एक बॉडी हमारा एक्सीलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है, तो उस पर ना जो एक्सीलरेशन से वो फ्रेम चल रहा है या जा रहा है, उस एक्सीलरेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट इस बॉडी पे लगेगा, एंड हम इस बॉडी पे लगने के वजह से एक सूडो फोर्स बन जाता है। एक एक्सीलरेशन आ गया, इनटू उसका मास कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं वो फोर्स हो गया कुछ, एंड उस फोर्स का नाम ही सूडो फोर्स, अपेरेंट फोर्स या फिक्शियस फोर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक बार और रिपीट करते हैं, जैसे एक बॉडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब कुछ एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, उस पे कुछ एक्सीलरेशन से वो लिफ्ट है, या समझो एक ट्रक है कुछ एक्सीलरेशन से चल रहा है, उसके अंदर जो बॉडी है ना उस पे सेम एक्सीलरेशन लगेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके वजह ये जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा उसको और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग को एक सूडो फोर्स मिल जाता है। वो सूडो फोर्स मिलने के वजह से हम लोग इजीली जो लॉज ऑफ मोशन है ना यहाँ पे वैलिड कर पाते हैं।
अभी और समझो, और जो दूसरे फोर्सेस रहेंगे ना उस बॉडी पे वो उतने ही रहेंगे, बस जो एक्सिलरेटेड फ्रेम पे एक्सिलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे बॉडी पे लग जाएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो हम लोग इधर ये चीज़ बोल सकते हैं क्या, जो हमारा सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स के बारे में बात करें, मतलब m इंटू एक्सिलरेशन जितना ही होता है, करेक्ट। बट सूडो फोर्स में एक्सिलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट में लगेगा, इसलिए हम लोग ने इधर माइनस क्या इंडिकेट करने के लिए लिखा है कि जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन रहेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेशन लगेगा, उसको हम बोल देते हैं सूडो फोर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी जब हमारा लिफ्ट इज इन जीरो वेलोसिटी या कांस्टेंट है, सो हमारा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, करेक्ट। अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन यूज करते थे वैसे ही करना है। कैसे, इधर हमारा नॉर्मल लग रहा रहेगा, इधर हमारा mg लग रहा रहेगा, तो हमारा डायरेक्टली n इज इक्वल टू mg आ गया, करेक्ट। अभी सेकेंड केस में जब हमारा लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, करेक्ट, विथ सम एक्सिलरेशन a, हमारा जो लिफ्ट है उसमें जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसमें नॉर्मल फोर्स है, mg फोर्स है। सो सूडो फोर्स क्या हो जाता है, जो एक्सिलरेशन है उसको उल्टा लगा दो उस बॉडी पे। सो हम लोग ने एक्सिलरेशन लगा दिया, इनटू मास कर दिया, तो हमारे पास मिल गया हमारा सूडो फोर्स, करेक्ट। अभी वैसे ही हम चीज़ करेंगे इसमें, जब हमारा एक्सिलरेशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में हम लोग ने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेशन लगा दिया, फिर हमारा नॉर्मल फोर्स mg तो था, बट इसका एक्सिलरेशन को इंटू m कर दिया, तो हम लोग को इधर सूडो फोर्स मिल गया इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जो हमारा एक्सिलरेशन है जिस फ्रेम पे, उसको सिर्फ उल्टा कर देना एंड विल गेट द सूडो फोर्स का आंसर, ओके। अभी ये चीज़ देखो, इधर जब हम लोग एक लिफ्ट में है, वो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, करेक्ट। अचानक उस लिफ्ट का जो स्ट्रिंग रहता है वो तोड़ दिया या काट दिया कुछ भी, सो दैट क्या हो जाएगा, अभी जो उस ऑब्जेक्ट पे, एक तो वो जो लिफ्ट है वो अचानक से नीचे गिरेगा विथ सम एक्सिलरेशन a, करेक्ट। अभी वो एक तो कांस्टेंट पे था, अचानक से काटने के बाद वो वेलोसिटी कुछ एक्सिलरेशन से नीचे गिरेगा, नीचे गिर रहा है, मतलब कौन से एक्सिलरेशन से होगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जितना होगा उसका एक्सिलरेशन, सो a विल बी इक्वल टू g। बट ये तो लिफ्ट का हुआ ना, उस बॉडी पे एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट, a जो कि इक्वल टू g है। सो इधर क्या हो जाएगा, हमारा mg माइनस ऊपर वाला सूडो फोर्स mg, करेक्ट। तो इधर जो बॉडी का जो नॉर्मल वेट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड इधर बॉडी फील करेगा इस वेटलेसनेस। सो ये वेटलेसनेस का बारे में हम लोग ग्रेविटेशन में बात करते हैं, बस इधर ये एक चीज़ होता है, इसके वजह से क्वेश्चंस आ सकता है, थियोरी क्वेश्चन। अभी और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, नॉर्मली एक कार है या एक ट्रक है, वो कुछ एक्सिलरेशन से जा रहा है, a एक्सिलरेशन से, ऐसे इस डायरेक्शन में, करेक्ट। उसके अंदर एक पेंडुलम है विथ मास m, तो उस मास m पे अगर कार इस एक एक्सिलरेटेड फ्रेम एक एक्सिलरेशन से जा रहा है, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक्सिलरेशन लगता है, तो इसका इस डायरेक्शन में इतना एक्सिलरेशन लगेगा, करेक्ट। ये चीज़ समझ रहा है सबको, यही चीज़ हम लोग ने ऊपर बात किया वही है, तो इधर हम लोग इंटू m कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा सूडो फोर्स। एंड ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सूडो फोर्स इज यूज टू मेक लॉज ऑफ मोशन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए ही सूडो फोर्स है, वरना सूडो फोर्स का दूसरा कुछ ऐसा यूज़ नहीं है। सिर्फ जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है जिनमें लॉज ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते, बट जब सूडो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, तो हम लोग उस पर जो लॉज ऑफ मोशन है वैलिड कर पा रहे, इसके वजह से हम लोग ने सूडो फोर्स को यूज़ करते हैं। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे आने से पहले ये इधर हम लोग ने इक्वेशंस तो लिखे ही नहीं, इक्वेशंस लिखते, तो क्या आ जाएगा इधर इक्वेशन, n इज इक्वल टू mg प्लस ma, करेक्ट। सेकेंड इसमें n इज इक्वल टू mg माइनस ma, करेक्ट। जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते थे फर्स्ट,
पार्ट सेकेंड पार्ट में सीखा था, नॉर्मली हम लोग जैसे लिखते इक्वेशन वैसे ही लिखना है, जैसे फोर्सेस को उनके डायरेक्शन के अलॉन्ग एक एक्सिस वाले को साथ में लिख देना है, ऐसे ही लिखा इधर। नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आने लगा देन ये पार्ट हो गया अच्छे से, बिकॉज इसमें दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्सेलरेशन को उल्टा लगाना है, देन नॉर्मली सॉल्व करते वैसे सॉल्व करना है। अ मैन weighs 80 kg. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards. So एक लिफ्ट में वेइंग मशीन पे एक इंसान खड़ा है, करेक्ट। इसका वेट इज 80 kg। वेज मतलब मास दिया हुआ है हम लोग को, इसका mg क्या आ जाएगा 800 न्यूटन, करेक्ट। एंड ये कुछ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, करेक्ट। एंड पूछा है कि रीडिंग क्या होगा अभी स्केल पे। सो इस पे एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है एंड ये एक्सीलरेशन अपवर्ड्स है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड्स लगेगा, m इंटू ए कर देंगे सूडो फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा 80 इंटू 5 इज 400 न्यूटन, करेक्ट। सो हम लोग जितना नॉर्मल आ जाएगा उतना ही तो रीडिंग होगा उस वेट स्केल पे, करेक्ट। ये चीज सबको पता है। सो n इज इक्वल टू कर देंगे mg प्लस ma। सो mg कितना है 800 न्यूटन प्लस 400 न्यूटन, क्या आ जाएगा 1200 न्यूटन इज द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब ही रीडिंग ऑन द स्केल, करेक्ट। अभी a इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a small metallic sphere of mass m is suspended from the ceiling of a car accelerating on a horizontal road with constant acceleration. The tension in the spring attached with the metallic sphere is. So हमारे पास एक कार है एंड ये कुछ एक्सीलरेशन ए से आगे जा रहा है, करेक्ट। अभी क्या हुआ, जो हमारे पास एक स्ट्रिंग इधर लगाया हुआ है मास m का, करेक्ट। इस पे अभी हम लोग को पूछा इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। एक तो इधर एक्सीलरेशन लगने के वजह से ऑब्जेक्ट मतलब एक फ्रेम में एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब उस अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, इनटू मास कर दिया तो हमें सूडो फोर्स मिल जाएगा। सो अंदर के इधर एक्सेलरेशन लगने के वजह से वो ऐसे मूव हो जाएगा, तो इधर हमारा ma लगता रहेगा एंड डाउनवर्ड्स हमारा mg लगता रहेगा, करेक्ट। सो अभी हम लोग को टेंशन ढूंढना है, ये टी टेंशन, करेक्ट। अभी ये वेक्टर्स है, इनको ऐसे शिफ्ट कर सकते, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे। सो इधर से हम लोग टेंशन का मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस का फोर्स एंड वाई एक्सिस का फोर्स, हाँ ढूंढ सकते। तो क्या आ जाएगा T इज इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड रूट m a का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा रूट m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, करेक्ट। अभी m स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड बाहर निकाल देते हैं, m इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये हमारा आ गया टेंशन। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझाओ। अभी बहुत जन इधर क्या करते थे, इधर टेंशन लग रहा है, इधर mg लगाएंगे एंड इधर हमारा ma लगा देंगे, फिर हम लोग इसमें टेंशन कैसे ढूंढेंगे, इधर ये पॉसिबल नहीं है, देन t इज इक्वल टू mg आ जाएगा डायरेक्टली। ये चीज़ ध्यान दो, इधर कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है, मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है इस पर कुछ इधर एक्सीलरेशन लगने की वजह से वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके वजह से इधर कुछ हमारा m इंटू ए सूडो फोर्स लग रहा रहेगा, इधर हमारा एक्सीलर जो नॉर्मली लगता है mg लग रहा रहेगा, देन हम लोग टेंशन ढूंढ सकते हैं ना। इधर एक्सीलरेशन तो लग रहा है, इसके वजह से स्ट्रिंग ऐसे तो रहने वाला है नहीं, तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू mg करके आंसर रॉन्ग नहीं कर सकते हो, हम लोग को इधर सोचना पड़ेगा। एक्सीलरेशन लग रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट तो ऑफकोर्स नहीं रहने वाला, वो थोड़ा मूव होकर ऐसे होगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ वेज of mass m as shown in the figure such that small m mass remains stationary with respect to wedge. The magnitude of force p is. इधर जो p फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी हम लोग को ये चीज़ पता है, p हमारा फोर्स क्या होता है, जितने मास पे लग रहा है इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो अभी हमारे पास एक्सीलरेशन का कुछ एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हमारे पास इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा, मतलब हमें एक्सीलरेशन का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिल जाएगा।
करेक्ट। सो फर्स्ट तो हम लोग नॉर्मली जो जो हम लोग इसके ऊपर फोर्सेस लग रहा है वो लिखते हैं। एम जी, इधर आ गया एम जी साइन थीटा आ जाता है, साइन बीटा, इधर आ जाएगा हमारा एम जी कॉस बीटा। अभी इधर कुछ फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे, पूरा फ्रेम इज एक्सिलरेटेड, करेक्ट। तो उस फ्रेम पे जो ऑब्जेक्ट है उस पे जब उतना ही एक्सिलरेशन हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो सूडो फोर्स मिल जाएगा। सूडो फोर्स इधर आने के वजह से हम लोग लॉज ऑफ मोशन इजीली लगा के आंसर ला सकते, वरना सिर्फ हम लोग ये वाले इससे लॉस ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं लगेगा इधर, करेक्ट। एक्सेलरेटेड फ्रेम है इसके वजह से, बट सूडो फोर्स आने की वजह से लॉस ऑफ मोशन वैलिड हो जाता है। सो हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा m इंटू ए सूडो फोर्स। देन अभी हम लोग देख पा रहे कि कोई इसके एक्सिस में नहीं है, इसका मतलब हम लोग को इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम लोग कुछ इक्वल करके आंसर्स ला सके, करेक्ट। तो इधर हम लोग देख पा रहे कि इधर एक ऐसा कंपोनेंट बन सकता है एंड इधर हमारा ये बीटा है, करेक्ट। तो ये 90 माइनस बीटा है, तो ये भी 90 माइनस बीटा होगा, ये फिर से बीटा हो जाएगा, ये तो हम लोग ने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा है, करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा एम ए कॉस बीटा एंड दिस वाला कंपोनेंट विल भी हो जाएगा हमारा एम ए साइन बीटा, करेक्ट। एंड इधर हमारा नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो लग ही रहा है, करेक्ट। सो अभी हम लोग लिखेंगे पूरा एन क्या है हमारा, नॉर्मल कितना आ रहा है, एम ए साइन बीटा प्लस एम जी कॉस बीटा, करेक्ट। एंड सेकेंड हमारा क्या आ रहा है, एम ए कॉस बीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करते तो ए आ जाएगा हमारा जी साइन थीटा बाय कॉस बीटा, सॉरी ये बीटा ही है, आई एम सो सॉरी, साइन बीटा, ये कॉस बीटा। तो हमारा ए आ जाएगा जी tan बीटा। सो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, पी क्या आ जाएगा, एम, ए के जगह पे जी tan बीटा। तो हम लोग का आंसर मिल गया। अभी ऑप्शन चेक करते हैं, हाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अभी यहाँ पे बहुत जनों को कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोग ने मास क्यों दोनों का लिया, बिकॉज फोर्स दोनों पे लग रहा है, इसकी वजह से दोनों का मास आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है ना, तो पूरे सिस्टम में जितना भी मास है वो आ जाएगा उसके मैग्नीट्यूड में, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड में ऑफ कोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है पूरे सूडो फोर्स में, एंड बिलीव मी आता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में या नीट में भी आ सकता है, सो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये डायग्राम, ये हम लोग ने किया वैसा ही क्वेश्चन है। करेक्ट, ये कुछ एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, सही। सो इस पूरे सिस्टम पे एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करवाने के लिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगवा देंगे, करेक्ट। इधर हमारा m इंटू ए सूडो फोर्स लग रहा है, इधर हमारा mg लग रहा है। देन हम लोग को क्या पूछा है, थीटा एंगल ढूंढो, एंगुलर डिफ्लेक्शन ही पूछा है जस्ट। सो इधर से भी हम लोग ढूंढ सकते ये थीटा, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए बाय एम जी, करेक्ट। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा mm कट tan इनवर्स ए बाय जी। ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है सूडो फोर्स का, सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ऊपर भी हम लोग ने सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, उसमें दूसरा कुछ ढूंढना था, करेक्ट। उसमें हम लोग को टेंशन का मैग्नीट्यूड बोला था, बस इधर क्या बोला है, इधर हम लोग को इसका एंगल बोला है, ऐसे करके इसको आगे वेक्टर है तो कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m kg is kept on a weighing machine in an elevator. If an elevator is retarding upward by an acceleration of a meter per second square, the retarding reading of the weighing machine is. So हमारे पास एक लिफ्ट है जिसमें वेइंग मशीन पे कुछ m मास का ब्लॉक रखा है, करेक्ट। अभी क्या बोला है कि ये एलिवेटर इन रिटार्डिंग अपवर्ड्स। रिटार्डिंग अपवर्ड्स का मतलब क्या, रिटार्डिंग अपवर्ड्स मीन्स
एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स। ये टर्म्स तो अभी सबको क्लियर होगा, रिटार्डिंग क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। करेक्ट। सो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है हमारा ए जितना। सो अभी इधर हमारा mg लग रहा रहेगा, ये हमारा नॉर्मल फोर्स जितना हमारा रीडिंग होगा वेइंग मशीन का उतना हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। करेक्ट। फिर आ जाएगा ये एक्सीलरेशन। अभी इधर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स, तो हमारे ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड्स डायरेक्शन में m इंटू ए सूडो फोर्स लग जाएगा। देन इक्वेशन बनाओ, क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस एम ए। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं m कॉमन में g माइनस ए। करेक्ट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा n जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रीडिंग के इक्वल, जितना उस वेइंग मशीन पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स जितना वो रीडिंग हो जाएगा। सो हमारा रीडिंग इज m कॉमन में g माइनस ए। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन, ये हम लोग ने किधर पढ़ा है, नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इट, नहीं। कोई भी लॉज ऑफ मोशन सूडो फोर्स लगने के वजह से न्यूटन के सब लॉ एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा हम लोग ने पढ़ा है। करेक्ट। इट इज अ फंडामेंटल फोर्स, नहीं। फंडामेंटल फोर्स मतलब जो रियल फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब फंडामेंटल फोर्सेस है। इट इज यूज टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाँ ये चीज हम लोग ने पढ़ा है, नहीं ये चीज का हम लोग ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a man of mass m is standing in an elevator moving downward with an acceleration of g by 4. The acceleration exerted from the bottom of the surface of the elevator on the man will be, देखो क्या है, हमारे पास एक लिफ्ट है, उसमें जो m मास का मैन है वो मूव हो रहा है। उस लिफ्ट, हम लोग को लिफ्ट का एक्सेलरेशन देके रखा है डाउनवर्ड्स, कितना, a इज इक्वल टू जी बाय 4 से। सो पूछा क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम सरफेस ऑफ द एलिवेटर ऑन द मैन, मतलब नॉर्मल फोर्स पूछा है जनरली। इधर हमारा mg लग रहा रहेगा, ये डाउनवर्ड्स है पूरे लिफ्ट का, तो इस मैन पे कैसे लगेगा, अपवर्ड में m इंटू ए कर सकते सूडो फोर्स। सो रिलेशन क्या आ जाएगा, m कॉमन में g माइनस ए, अभी m g कॉमन में g माइनस 4। सो क्या आ जाएगा, m 3g बाय 4। करेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये सेकेंड ऑप्शन 3mg बाय 4। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सो 2 blocks of masses 2 kg and 4 kg are hanging with the help of a massless string passing over an ideal pulley inside an elevator. The elevator is moving upward with the acceleration of g by 2. The tension in the string connected between the blocks will be, तो हमें टेंशन ढूंढना है बेसिकली, बट ये थोड़ा क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन जैसा नहीं है। देखो करेक्ट, ये हमारा डायग्राम, ये हमारा लिफ्ट जा रहा है कुछ g बाय 2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा टेंशन होगा, इधर हमारा mg लगेगा। बट इधर आप ये चीज़ नोटिस करो कि दोनों ब्लॉक्स का मास अलग है, इसके वजह से पुली में भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। करेक्ट। तो हम लोग एक्सेलरेशन में भी जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसके टूवर्ड्स रहता है ये ma ऑफ पुली, ये लिफ्ट का। करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। एंड इधर हमारा लगेगा टेंशन t, इधर mg इधर, एंड हमारा इधर एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में ड्यू टू पुली। करेक्ट। तो अभी इक्वेशंस बनाते हैं एंड देन हम लोग आगे का बात करेंगे। अभी हाँ ये चीज़ भी देख लो कि हमारा ये पूरे फ्रेम पे कुछ एक्सेलरेशन है g बाय 2, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा। करेक्ट। तो कैसे आ जाएगा, हमारा इधर आ जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन सूडो फोर्स, इधर भी हमारा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में यही आ जाएगा m इंटू सूडो फोर्स। करेक्ट। सो अभी इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट ये वाले 4 kg के लिए लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला एक्सीलरेशन इज टूवर्ड्स डाउनवर्ड, तो फर्स्ट जो डाउनवर्ड साइड जो फोर्सेस लग रहा है वो लिखेंगे mg मतलब 4g प्लस 4 इंटू जी बाई 2 मतलब 2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ पुली। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इसका 6g माइनस t इज इक्वल टू 4 ऐसा लिख सकते हैं।
अभी सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा हमारा, टेंशन के टूवर्ड्स है हमारा एक्सेलरेशन पुली का, तो हम लोग कैसे लिखते थे, फोर्स टी माइनस नीचे के कितने फोर्सेस लग रहे हमारा mg, मतलब 2g प्लस 2g/2, तो g आ जाएगा सिर्फ इस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2a पुली का, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा -3 -g इज इक्वल टू 2 पुली का, करेक्ट। ये चीज सबको समझ रहा है। देन अभी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक्सीलरेशन ऑफ पुली से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को टेंशन से लेना देना है। सो अभी इधर हम लोग टेंशन को इक्वेट तो करेंगे नहीं, अगर टेंशन को इक्वेट करेंगे तो देन टेंशन का टर्म्स ही चला जाएगा, देन हम लोग आंसर क्या ढूंढे। सो हम लोग इधर इक्वेट करेंगे इस एक्सीलरेशन का टर्म, तो कैसे आ जाएगा, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन बाय पुली, एंड इधर लिख देंगे t माइनस जी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पुली। इन दोनों का भी इक्वेट कर सकते तो क्या आ जाएगा 6g माइनस टी बाय 4 इज इक्वल टू टी माइनस जी बाय 2। सो इधर से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 12g माइनस 2t इज इक्वल टू 4t माइनस 4g, करेक्ट। देन अभी से t वाले टर्म्स एक साइड एंड g वाले टर्म्स एक साइड लाओ, तो क्या आ जाएगा 12g, ये प्लस 4g आ जाएगा इधर, एंड 4t इधर माइनस 2t प्लस 2t हो जाएगा। सो हमारा ये क्या बन जाएगा 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 60, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 160/6, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, आई एम सो सॉरी, इधर हम लोग ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इधर ये ब्रैकेट में होता है ना t माइनस जितना भी नीचे का फोर्स है, देन क्या आ जाएगा t माइनस 2g माइनस g, करेक्ट, इज इक्वल टू 2ap, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 3g इज इक्वल टू 2ap। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3g/2 इज इक्वल टू, देन इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6g माइनस टी बाय 4 इज इक्वल टू टी माइनस 3g/2, करेक्ट। तो 12g माइनस 2t इज इक्वल टू 4t माइनस 12g, करेक्ट। देन हम लोग t वाले टर्म्स एक साइड एंड g वाले टर्म्स एक साइड लाते हैं, तो इधर प्लस इधर ये आ जाएगा, तो 24g इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 6t। तो हम लोग देख पा रहे हैं 240 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा, तो t का वैल्यू हमें आ रहा है 40 न्यूटन। सो 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, है ऑप्शन में, हाँ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज़ें देखो, इधर हम लोग ने एकदम छोटा सा मिस्टेक किया और हम लोग का आंसर ही नहीं आ रहा था। सो प्लीज़ आप भी ध्यान रखो ऐसा ब्लंडर्स ना हो करके, कि ये बहुत सिल्ली मिस्टेक है, सिल्ली मतलब सिल्ली से भी सिल्ली मिस्टेक है। सो प्लीज़ आप भी ध्यान रखना ऐसे मिस्टेक्स ना हो आपसे। नेक्स्ट, अभी हमारा सूडो फोर्स हम लोग ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग बात करेंगे इज अबाउट फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के बारे में बात करते। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, करेक्ट। फ्रिक्शन जैसे हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट के इधर से परपेंडिकुलर में लगता है, वैसे ही फ्रिक्शन लगता है पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट। ऐसा फ्रिक्शन का मेन काम क्या है ये देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट में है, जैसे इधर हमारा ऑब्जेक्ट इधर कॉन्टैक्ट में, इधर हम लोग ने कुछ फोर्स दिया F जितना, करेक्ट। अभी उस फोर्स F को अपोज करने के लिए जो आता है वो है हमारा फ्रिक्शन। तो अभी डेफिनेशन पढ़ो। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ये देखो पैरेलल, विच अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। वो कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में वो मोशन को होने नहीं देता, उसको अपोज करता है, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी एक फ्रिक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है ये देखो। एक तो कांटेक्ट होना चाहिए, सरफेस कांटेक्ट, सरफेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, करेक्ट। सेकंड इज इंटरलॉकिंग। अभी हम लोग ने ऊपर जितने क्वेश्चंस किए ना उसमें हम लोग को क्वेश्चन में रहेगा स्मूथ सरफेस।
स्मूथ सरफेस मतलब बहुत स्मूथ है, उस पर कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, इसके वजह से वहां पे हमारा फ्रिक्शन 0 लग रहा था। बट अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया है रफ सरफेस, देन इट मीन्स क्या, उस पर थोड़ा बहुत इंटरलॉकिंग्स है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा। सो ये चीज याद रखना, स्मूथ सरफेस मतलब हमारा फ्रिक्शन नहीं है, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। एंड हमारा रफ सरफेस मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन है मतलब जहाँ पे इंटरलॉकिंग होगा, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है। सो नेसेसरी कंडीशन में एक तो हमारा कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरा हमारा इंटरलॉकिंग होना चाहिए, एंड थर्ड क्या होना चाहिए, इंटरलॉकिंग मतलब रफ सरफेस बोल सकते हैं ये चीज। एंड थर्ड क्या होना चाहिए, टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस पैरेलल टू कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल में कुछ मोशन होगा, उसको वो ऑपोज करेगा। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ही कोई और है तो वो अपोज नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या बोला है कि वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल वाले मोशन को ही अपोज करेगा। ये चीज याद रखना, क्या बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल वाला जो फोर्स लग रहा है, जो मोशन हो रहा है, उसको ही वो अपोज करेगा, दूसरे कोई मोशन को वो अपोज नहीं करने वाला, मतलब दूसरे कोई फोर्स को वो अपोज नहीं करने वाला। देखो ये लाइन ही लिखा है फिर से, फ्रिक्शन फोर्स अपोज मोशन। अभी फ्रिक्शन भले हमारे मोशन को अपोज करता है, बट फ्रिक्शन एक बहुत जरूरी चीज है, वरना बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, अगर फ्रिक्शन रहता ही नहीं तो हम चल ही नहीं पाते, हम सीधा स्लाइड हो जाते, करेक्ट, बिकॉज रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है, उसके वजह से हमारा जो मूवमेंट है उसमें हम लोग चलते हैं तो पीछे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते। अगर फ्रिक्शन रहता ही नहीं तो हम लोग सीधा स्लाइड होते होते जाते सब जगह। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। विदाउट फ्रिक्शन अ बाईसाइकिल, अ व्हीकल, अ ट्रेन कैन नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप, मतलब एक स्मूथ सरफेस रहेगा समझो, तो ट्रेन स्टार्ट किया, करेक्ट, ट्रेन चलता ही रहता, ना उसको स्टॉप कर सकते ना उसको स्टार्ट कर सकते, बस चलता ही रहता हमेशा, अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, जिस वजह से ट्रेन हमारा स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है। बट अगर फ्रिक्शन ही नहीं है पूरे हमारे ट्रैक पे, तो वो कंप्लीटली हमेशा चलता ही रहेगा, करेक्ट। स्मूथ सरफेस पे हम लोग का भी वैसा ही होगा, हम लोग भी रुक नहीं पाएंगे, हम लोग भी स्लाइड होते ही रहेंगे। इसके वजह से फ्रिक्शन एक बहुत जरूरी चीज है, फ्रिक्शन के बिना बहुत सारा मतलब अनइमेजिनेबल थिंग्स हो सकता है। सो लास्ट एक पॉइंट है, विदाउट फ्रिक्शन it would be impossible to climb a tree or pole to fix a nail to write with a pen etc. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते, वो भी नहीं लिख पाते, बिकॉज वो फ्रिक्शन के वजह से हम लोग उस पर लिख पाते, करेक्ट, और हम लोग ऊपर चढ़ नहीं पाते किधर, करेक्ट, बिकॉज फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस की हेल्प से हम लोग चढ़ नहीं पाते, और हम लोग एक नेल तक को फिक्स नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। इसके वजह से फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी, फ्रिक्शन सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये दुनिया को चलाने के लिए, वरना इट्स वेरी अनइमेजिनेबल, कैसे चलेगा सब, ट्रेन भी चलता रहेगा, हम भी स्लाइड होते रहेंगे। सो फ्रिक्शन के वजह से ये सब चीजें नहीं होती। नेक्स्ट, फ्रिक्शन भले उसका जरूरत है तो उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे एक चीज का सब हमेशा एडवांटेजेस होगा ऐसा नहीं है, वैसे फ्रिक्शन का भी ऐसे ही है। फ्रिक्शन इज नेसेसिटी तो फ्रिक्शन इज इविल ऑल्सो। कैसे? जैसे हमारे टायर्स में ड्यू टू फ्रिक्शन रोड के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से फट जाता है अचानक से, तो वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स ऑन द रोड्स इज ड्यू टू फ्रिक्शन, करेक्ट। वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीनरी पार्ट्स इज ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारे साइकिल्स वगैरह में वो चेन खराब हो जाता है, क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत फ्रिक्शन के वजह से वो चेन खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग साइकिल अच्छे से नहीं चला सकते, तो उधर मशीनरी पार्ट खराब हो जाता है। थर्ड इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन कॉजेस डैमेज टू द मशीन, जैसे बहुत बड़े बड़े मशीन्स फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो मशीन ही खराब हो जाता है एंड बहुत सारा लॉस हो जाता है अमाउंट का, पैसे का, इसके वजह से इज ऑल्सो एन इविल। एक्स्ट्रा पावर इज नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन, मतलब अभी एक मशीन है जिसमें फ्रिक्शन बहुत हो रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को कुछ ऑयल वगैरह हम लोग डालते, तो उसके लिए और हम लोग को एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है उसको ओवरकम करने के लिए, इसलिए ये और एक हमारा डिसएडवांटेज हो गया फ्रिक्शन के वजह से।
सो आई होप आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ा। ये मोस्टली हमारा बोर्ड्स के लिए होता है, इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी आ गया तो आ जाता है, बट मेन पार्ट अभी स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन कैसे काम करना है, क्वेश्चंस में मेनली कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो। सो अभी हम लोग इससे समझते अभी हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका इधर इंटरलॉकिंग है, कॉन्टैक्ट है एंड इधर प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। अभी हम लोग को पता है कि इस ऑब्जेक्ट को हिलाने मतलब चेंज करना है, उसका रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए उस पर 50 न्यूटन का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, वरना वो ब्लॉक मूव नहीं होने वाला, मूव नहीं होगा अगर 50 न्यूटन से कम फोर्स लगा तो, करेक्ट। सो इधर हमारा फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है एंड इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। सो फर्स्ट हम लोग को ये पता नहीं था कि 50 न्यूटन पे वो चलने लगेगा, करेक्ट। तो हम लोग है ना सब थोड़ा थोड़ा फोर्स इंक्रीज करते करते चेक कर रहे थे कि कभी इसका ये चलने लग रहा है। सो हम लोग ने अप्लाई किया 15 न्यूटन जितना फोर्स, तो वो चलेगा नहीं, बिकॉज उसका मूवमेंट करने के लिए उसको 15 न्यूटन तो मिनिमम चाहिए ही। सो 15 न्यूटन फोर्स पे वो मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो भी 15 न्यूटन जितना ही होगा, मतलब मोशन को अपोज करना इस फ्रिक्शन का काम, करेक्ट। अभी हमारा मोशन के लिए हम लोग 15 न्यूटन उसको फोर्स दे रहे हैं, अगर फ्रिक्शन उससे ज़्यादा होगा तो देन मोशन उस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, करेक्ट। या उससे कम होगा तो मोशन उस ब्लॉक का आगे के डायरेक्शन में हो जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन एग्जैक्टली जितना हमारा फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन लगता है ताकि वो अपोज कर सके उस ऑब्जेक्ट को। सो इधर हमारा फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन जितना ही लगेगा। बट अभी हम लोग ने अप्लाई किया 25 न्यूटन जितना फोर्स। सो अभी भी हमारा जो फ्रिक्शन है वो 25 न्यूटन लगेगा, बिकॉज हमारा मिनिमम फोर्स उस ऑब्जेक्ट को, उस ब्लॉक को मूव करने के लिए चाहिए 50 न्यूटन। उससे हम लोग जितना भी कम देंगे ना तो वो ब्लॉक मूव नहीं होगा। ब्लॉक मूव क्यों नहीं होगा? बिकॉज उतना ही फोर्स फ्रिक्शन क्रिएट कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन पॉसिबल नहीं हो सकता। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम लोग को 50 न्यूटन जितना फोर्स चाहिए, करेक्ट। सो अभी हम लोग ने अप्लाई किया 45 न्यूटन जितना, तो भी ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, करेक्ट। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 45 न्यूटन, ताकि उसको नल कर सके, जीरो कर सके पूरे फोर्स को, करेक्ट। अभी हम लोग ने उस ऑब्जेक्ट पे दे दिया 50 न्यूटन जितना फोर्स। अभी इतने फोर्स पे तो चलने लगेगा ऑब्जेक्ट, मतलब जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा ना इधर वो 50 न्यूटन जितना ही होगा, करेक्ट। इधर 50 न्यूटन जितना ही होगा, मतलब क्या, ये हमारा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या, इस फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव एंड हमारा ऊपर वाले जो हो गए वो हो गए स्टैटिक फ्रिक्शन। जो जितना फोर्स अप्लाई किया उतना चेंज होता जा रहा है, बिकॉज उसको अपोज करना है। इधर ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, ओके। अभी हम लोग ने 50 न्यूटन दिया तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव करने का टेंडेंसी दिखाएगा, करेक्ट। अभी हम लोग ने नेक्स्ट टर्न में उसको दे दिया 55 न्यूटन जितना फोर्स। अभी हम लोग ने 55 न्यूटन फोर्स दे दिया, मतलब जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा ही दिया है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा, बट इस बार क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लाइक 49 न्यूटन जितना हो जाएगा। एंड फिर हम लोग ने और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया फोर्स, लाइक 60 न्यूटन जितना दे दिया उस ऑब्जेक्ट को फोर्स, तो हमारा जो फ्रिक्शन रहेगा वो अभी भी 49 न्यूटन ही रहेगा। फिर हम लोग ने देखा कि और थोड़ा फोर्स इंक्रीज कर देते, तो हम लोग ने 70 न्यूटन जितना फोर्स दिया, फिर भी हमारा फ्रिक्शन जितना है वो 49 न्यूटन ही रहेगा। सो अभी हम लोग इससे कंक्लूड क्या कर पा रहे, ये जो तीन है ना वो हमारे हो गए काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगता है, मोशन स्टार्ट्स। सो अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को। सो हम लोग एक बार पूरा समराइज करते हैं इस चीज़ को। जैसे जब हम लोग को ये चीज़ पता है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम लोग को 50 न्यूटन जितना फोर्स देना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट मूव होगा।
ये ऐसा क्यों किया कि 50 न्यूटन जितना फोर्स देना पड़ेगा? बिकॉज उसका फ्रिक्शन फोर्स उतना लग रहा है, 50 न्यूटन जितना वो फ्रिक्शन अपोज कर सकता है, उसके बाद वो अपोज नहीं करेगा। इसके वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि 50 न्यूटन के बाद ही वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। हम लोग ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को है ना थोड़ा थोड़ा फोर्स देते गए, इंक्रीज करते गए। जैसे फर्स्ट हम लोग ने दिया 15 न्यूटन जितना, 15 न्यूटन जितना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना हम लोग को तो ये चीज पता है कि फ्रिक्शन 50 न्यूटन जितना है, बिकॉज वो अपोज कर रहा है 50 न्यूटन जितना फोर्स को, करेक्ट। तो हम लोग इधर देख रहे हैं जब हम लोग ने 15 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन 15 न्यूटन 15 न्यूटन जितना फोर्स को वो कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर हमारा क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन जितना अप्लाई किया उतना ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ गया। ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा, अगर आप समझो हमारा अप्लाइड फोर्स इज 15 न्यूटन, करेक्ट। अगर फ्रिक्शन फोर्स हमारा बहुत ज्यादा होता, 50 न्यूटन जितना ही हम लोग डायरेक्टली ले लेते तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट कर देता, करेक्ट। अगर वो फ्रिक्शन जो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे वो 15 न्यूटन से कम होता, देन वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब अप्लाइड फोर्स 15 रहेगा और फ्रिक्शन भी 15 रहेगा तभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, सही। फिर हम लोग ने थोड़ा सा फोर्स ज्यादा दिया, 25 दिया, तभी भी हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया हमारा, 25 हो गया, ताकि वो इक्वल करके नल कर सके पूरे फोर्स को। वैसे हम लोग ने फिर 45 न्यूटन दिया। जब हम लोग ने 45 न्यूटन दिया तभी भी हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अभी इंक्रीज होकर 45 न्यूटन हो गया, करेक्ट। तो फिर भी ऑब्जेक्ट चल नहीं पा रहा है, अभी भी रेस्ट पे ही है। तो ये हम लोग ने जो देखा है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, जिसमें हमारा जितना फोर्स लग रहा है उतना ही हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, जस्ट टू मेक इट जीरो, पूरे को जीरो बनाने के लिए उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन में हमेशा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। एंड सेकेंड आ जाएगा, अभी हम लोग ने 50 न्यूटन ही फोर्स दिया उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो फ्रिक्शन 50 न्यूटन जितना तो अपोज कर सकता है फोर्स को, तो वो फ्रिक्शन 50 न्यूटन का अपोज कर रहा है। तो अभी ये वाला पॉइंट आ जाए ना, जितना फोर्स उसको देना है एक्चुअल में मूव करने के लिए उतना दिया एग्जैक्ट, तो फ्रिक्शन उतना अपोज करेगा। बट यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत टेंडेंसी दिखाएगा मोशन स्टार्ट करने का। इस वाले फ्रिक्शन को बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि इस फ्रिक्शन अमाउंट के बाद अभी फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता, भले फोर्स भले कितना भी इंक्रीज हो, क्योंकि इट इज द एंड, उतना ही फ्रिक्शन उस पर लग सकता है। ओके, सो फिर हम लोग ने क्या किया, अभी 50 न्यूटन पे ये टेंडेंसी दिखा रहा है मूव करने का, तो हम लोग ने 55 न्यूटन जितना उस पर फोर्स डाला। जब हम लोग ने 55 न्यूटन जितना फोर्स डाला ना, तो हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स देखने मिला इस 48 न्यूटन जितना। तो हम लोग को समझा कि जब हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बार आ जाएगा ना, देन ऑब्जेक्ट को वो अपोज करना कम कर देगा एंड वो मोशन खुद ब खुद चलता जाएगा, बिकॉज हम लोग ने जो अप्लाइड फोर्स है वो इंक्रीज कर दिया है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बाद, वो हो जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें मोशन हमेशा चलता रहता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। फिर हम लोग कितना भी इंक्रीज करते गए ना हमारा मोशन का फोर्स, मतलब फोर्स कितना भी इंक्रीज करते गए 55, 60, 70, पर हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी उसके बाद उस फ्रिक्शन में भी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। दैट 50 न्यूटन इज द लिमिट फॉर दैट ऑब्जेक्ट, कि उतना ही वो फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है, उसके बाद वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता। बट उसके बाद जब हम मोशन अप्लाइड फोर्स बढ़ा देंगे तो वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा एंड जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी ये चीज आपने नोटिस किया रहेगा, हम लोग एक टेबल या हैवी चेयर वगैरह, हैवी कबर्ड वगैरह वो करते, मूव करते, तो थोड़ा फर्स्ट हम लोग को थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है एंड बट एक बार वो स्टार्ट हो गया मूव होने के लिए, फिर देन वो मूव होता जाता है फटाफट। बट वो मूव करने के बीच में हम लोग जो स्टार्ट होता है वो मूव करने का, उधर थोड़ा ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, देन कम हो जाता है खुद ब खुद। ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज जब हम लोग एक बार उस ऑब्जेक्ट को मोशन कुछ फोर्स देंगे जिसकी वजह से उसमें मोशन स्टार्ट हो गया, तो वो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा, उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको अपोज करना कम कर देगा, करेक्ट। एक बार वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स हम लोग का इक्वल हो गया, देन हम लोग उस पर ज्यादा फोर्स देंगे तो वो इजीली मूव होता जाएगा। ये हम लोग ने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो उसको इसके साथ कनेक्ट करके देखो ताकि आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअल में फ्रिक्शन है क्या, और ये फ्रिक्शन के ये 3
डिफरेंट टाइप क्या है। ओके, सो अभी इधर हम लोग इस चीज़ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। करेक्ट, ये चीज सबको सही लग रहा रहेगा। सेकेंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब अभी फ्रिक्शन सब पे किस पे डिपेंड होगा, उनके ये इसके ऊपर हो। हम लोग को हर क्वेश्चन में देके रखते हैं कि इस कांटेक्ट के फोर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, ये म्यू है, वो कितना है, जिसके हेल्प से हम लोग फ्रिक्शन निकाल पाते हैं उस ऑब्जेक्ट का। तो ये लिमिटिंग वाले का ज्यादा रहेगा देन काइनेटिक वाले फ्रिक्शन का। करेक्ट, अभी हम लोग इसका फॉर्मूला वगैरह समझते हैं, बस अभी इतना समझो कि हमारा म्यू क्या रहता है, ये फ्रिक्शन को डिफाइन करता है कि उस ऑब्जेक्ट एंड उस सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग समझ सकते हैं। सो अभी हम लोग एक एक फ्रिक्शन जो स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग सबको डिटेल में पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पे आते हैं। हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। मतलब क्या, अभी हम लोग देख रहे हैं इधर कि जब हम लोग ने 15 दिया, 25 दिया, 45 दिया, तो उसने जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसने भी 15, 25, 45 जितना फ्रिक्शन लगाया। इसका मतलब क्या, वो सेल्फ एडजस्टेबल है, वो चेंज कर सकता है। लिमिटिंग से पहले वो कितना भी चेंज कर सकता है, जितना हम लोग ने अप्लाई किया उतना चेंज हो सकता है। करेक्ट, एंड ये चीज भी ध्यान दो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इस साइड में फोर्स दे रहे तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, बट अगर ऑब्जेक्ट को आप लोग इस डायरेक्शन में फोर्स दोगे ना तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। वो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, ये चीज इधर से समझेगा। एंड अपोज करता है, और ये भी बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दोनों साइड से सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। एंड ये क्या होगा, हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। करेक्ट, तो ये ओनली अपोज टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये हमेशा अपोज करेगा टेंडेंसी ऑफ मोशन को। एंड हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता है। करेक्ट, देन हमारा आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये भी बोल सकते हैं, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, मतलब जितना फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम उसमें उतना ही अप्लाइड फोर्स हम लोग ने जब लगा दिया तभी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। मतलब क्या, अभी ऑब्जेक्ट इसके बाद वाले फोर्स पे मूव होने लग जाएगा, अप्लाइड फोर्स पे। करेक्ट, अभी हम लोग को फॉर्मूला चाहिए कि एक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कैसे ढूंढना है। करेक्ट, अभी इधर हमारा कुछ म्यू है, फ्रिक्शनल वो जो सरफेस है उसमें कुछ फ्रिक्शन है, वो म्यू से हम लोग डिफाइन करते हैं कि उस म्यू में कितना, म्यू के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि फ्रिक्शन कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। ओके, सो फ्रिक्शन, फिर हमारा आ जाता है ये एन, ये आ जाता है हमारा mg, ये हमारा इधर फोर्स लगता रहेगा तो, एंड इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। करेक्ट, अभी ये फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू इंटू एन से, मतलब उस ऑब्जेक्ट का कितना नॉर्मल फोर्स है इंटू हमारा म्यू, ये डिफाइन करता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है। ओके, सो अभी इधर हम लोग म्यू के जगह, इधर एन के जगह पे ये भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू एम जी, बिकॉज हमारा एन इज इक्वल टू एम जी है इधर क्वेश्चन में। तो ये चेंज हो सकता है, एन हमारा इधर एम जी है, दूसरे कोई केस में लाइक ये वाले केस में हमारा म्यू इधर लगता है इधर, सो इधर हमारा फोर्स रहेगा तो वो उसके इक्वल हो जाता है। करेक्ट, सो ये बदल सकता है बट म्यू इंटू एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमारा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ही डिफाइन होता है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव मास इज इक्वल टू फ्रिक्शनल लिमिट इज इक्वल टू जो स्टैटिक मैक्सिमम हमारा म्यू है इंटू नॉर्मल कर दिया तो हम लोग को मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जब ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ये मूव करने लग जाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड अभी है ना क्वेश्चंस में कभी कभी हम लोग को म्यू एस देते या इज इक्वल टू म्यू एल, ये दोनों सेम रहेगा, बट कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में म्यू के अलग से दे देते हैं। अगर अलग से देते हैं तो देन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या मोशन में है ऑब्जेक्ट एंड हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, देन हम लोग को यूज करना है इस काइनेटिक फ्रिक्शन। करेक्ट, एंड अगर क्वेश्चन में पूछा है कि ये कब कितने मतलब अभी इसमें इतना फोर्स लगाया है तो और कितना फोर्स रहेगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव हो सके, रेस्ट पे हो, देन हम लोग को यूज करना है दिस वाला म्यू।
अगर एक ही दिया है देन हम लोग समझ लेने का कि तीनों ही सेम दे के रखा है हम लोग को क्वेश्चन में, बट अलग दिया है तो देन हम लोग को समझना पड़ेगा कि किधर कौन सा यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है या कुछ भी है देन हम लोग को म्यू के यूज करना है। एंड ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अबाउट टू मोशन में है कि कितना फोर्स लगेगा कि उसके बाद वो मोशन में आएगा, वो सब चीजें हम लोग को ढूंढनी है, देन हम लोग को ये वाला म्यू यूज करना है। तो मुझे ये एक चीज बताओ, इफ हमारा नॉर्मल इज 0, जो हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो 0 है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज हमारा फ्रिक्शन क्या है? म्यू इंटू एन, करेक्ट। अगर अभी एन क्या डिफाइन करता है हमारा? एन ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट के ये ग्राउंड के वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, करेक्ट। अगर एन इज 0 तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ग्राउंड के वजह से इस पे कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब इधर कुछ कांटेक्ट ही नहीं है, करेक्ट। इसके वजह से फ्रिक्शन हमारा इधर 0 हो जाएगा। बट अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो हम लोग बोलेंगे क्या नॉर्मल 0 हो जाएगा हमारा? नहीं बोल सकते ऐसा। क्यों? देखो, जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो इसके वजह से इस नॉर्मल पे कुछ असर नहीं पड़ रहा, करेक्ट। बट नॉर्मल 0 है देन फ्रिक्शन पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है ऑब्जेक्ट और उसके बीच में, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, करेक्ट। ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच का कांटेक्ट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स, करेक्ट। और वो नॉर्मल फोर्स में अगर फ्रिक्शन हमारा 0 हो जाता है देन नॉर्मल फोर्स पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट नॉर्मल फोर्स 0 हो रहा है देन फ्रिक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, करेक्ट। तो इधर हम लोग लिख सकते मस्ट बी 0, ये ट्रू हो जाएगा। एंड इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज 0 देन नॉर्मल मस्ट बी 0, फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि अभी ऊपर हम लोग ने इतने सारे क्वेश्चंस किए जिसमें नॉर्मल फोर्स तो लग रहा था बट फ्रिक्शन नहीं था ना, तो तभी वो सब एप्लीकेबल था, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल पे डिपेंड करता है बट नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, इससे ये कंक्लूजन होगा। एंड ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आ सकता है, सो अच्छे से ध्यान रखना। अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करते एंड देन हम लोग मेन सम्स पे आते कि सम्स कैसे करना है फ्रिक्शन का। The limiting friction between two bodies in contact is independent of nature of the surface in contact. Of course उस पर तो डिपेंड करेगा ना, बिकॉज अगर नेचर सरफेस का रफ है, स्मूथ है, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत। द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस, इस पर तो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। द मटेरियल ऑफ द बॉडीज, अभी मटेरियल ऑफ द बॉडीज से क्या लेना देना? अगर हम लोग ने एक रफ बॉडी लिया एंड एक बहुत स्मूथ बॉडी लिया तो उसके वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है फ्रिक्शन में, करेक्ट। तो मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। तो एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, तो हमारा फ्रिक्शन इधर भी म्यू इंटू एन जितना लगेगा, इधर भी फ्रिक्शन म्यू इंटू एन जितना लगेगा, करेक्ट। इसमें हमारा कुछ एरिया का संबंध नहीं आ रहा, एन मतलब एम जी जितना होगा इधर, करेक्ट, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट के वजह से कुछ फ्रिक्शन फोर्स पे चेंज नहीं आएगा, बोल सकते, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड बिलीव मी, ये वाले पॉइंट पे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि अगर हम लोग ने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा एंड ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा तो उसके फ्रिक्शन फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा। बट हम लोग फॉर्मूलाज देख रहे हैं तो उसमें कुछ एरिया पे या जो एरिया कांटेक्ट में है उससे कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ हमारा फर्क किससे पड़ता है? नॉर्मल फोर्स से एंड हमारा जो सरफेस है उसके नेचर से, ऑब्जेक्ट के नेचर से, करेक्ट। सो इधर हमारा एरिया का कुछ लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट को आप कैसे भी रखो, जिसपे जितना फ्रिक्शन फोर्स लगना है वो उसके नॉर्मल के इक्वल ही लगना, इंटू यू म्यू इंटू एन के। एन इज डिपेंडेंट, एन सबसे ज्यादा डिपेंड होगा एंड म्यू मटेरियल्स के वजह से डिपेंड होगा। सो फ्रिक्शन फोर्स पे एरिया ऑफ सरफेस से कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, maximum value of frictional force is called as limiting fractional force, correct. Which of the following is a suitable method to decrease friction? फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए कौन से मेथड सुटेबल है? ये चीजें हम लोग ने स्कूल में ही पढ़ी है, बॉल एंड रोलर बेरिंग, ये हम लोग करवाते कार्स में वगैरह, लुब्रिकेशन, पॉलिश, सब ही फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए होते हैं मेथड्स। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स? ये कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ऊपर ही पड़ा अभी,
अभी हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, जो कि फ्रिक्शन को कैसे लेके सॉल्व करना है वो देखेंगे। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रिक्शन का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जितना हम लोग ने सीखा इज जस्ट थियोरी, एंड हम लोग ने सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सीखा, वो कैसे वर्क करता है वो सीखा, बट हम लोग ने ये नहीं सीखा कि वो क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होना है। ओके, हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा ये चीज़ें। जैसे अभी हम लोग को एक क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन ढूंढो एंड फ्रिक्शन ढूंढो ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच का। ओके, एंड हम लोग को क्वेश्चन में दे के रखा है कुछ अप्लाइड 70 न्यूटन जितना, एंड हम लोग को 2 म्यू दे के रखा है, एक म्यू एस एंड म्यू के। ये चीज़ ध्यान रखो, जब हम लोग को ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन कितना है, फर्स्ट तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा भी है या नहीं। मतलब हम लोग उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के जो हम लोग को यू एस है, मतलब यू एल जितना होगा उतना आंसर लाएंगे, एंड देन चेक करेंगे कि वो कितना है। अगर वो 70 न्यूटन से कम है देन हम लोग बोल सकते हैं ना कि जितना एफ अप्लाइड है वो ज़्यादा है देन फ्रिक्शन से, तो मोशन होगा तो वो फिर फ्रिक्शन हम लोग चेक करेंगे, फिर से ढूंढेंगे म्यू के हेल्प से, ताकि हम लोग को एग्जैक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन मिल सके। बट अगर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वही ज़्यादा है हमारे अप्लाइड फोर्स से, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल। ऊपर यही चीज़ हम लोग ने देखा था, अगर जब तक हम लोग उस फ्रिक्शन फोर्स के लिमिटिंग फोर्स तक नहीं पहुंच रहे तब तक हमारा जितना अप्लाइड फोर्स रहेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स रहता है। करेक्ट, तो हम लोग उस हिसाब से वेरीफाई कर सकते कि क्या आंसर आएगा। तो हम लोग ये पहले सॉल्व करते हैं। ओके, हमारा अप्लाइड इज 70 न्यूटन, एंड हम लोग को ये देख के रखा है म्यू एस से पहले ढूंढेंगे। ऑफकोर्स हम लोग को ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ताकि हम लोग आगे की चीज़ें पे बात कर सकें। क्या आ जाता है फॉर्मूला फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। करेक्ट, अभी एन क्या आ जाएगा, एन इंटू एम, एन इज इक्वल टू एम जी। लिख सकते हैं म्यू एस कितना है 0.8, एम कितना है, ये कैसे लिख सकते हैं म्यू एस एम जी। एम कितना है हमारा 10 एंड जी 10, तो 80 न्यूटन आ गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी मुझे बताओ, अगर फ्रिक्शन फोर्स ही 80 है एंड अप्लाइड फोर्स 70 है, मतलब अप्लाइड फोर्स ऑफकोर्स कम है फ्रिक्शन फोर्स से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला। करेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। बट अभी मुझे ये चीज़ बताओ, एक्सीलरेशन 0 है ये हम लोग को समझा, इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 80 के इक्वल होगा? नहीं, ये चीज़ समझो, उसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऑब्जेक्ट का इक्वल टू 70 न्यूटन जितना ही। ऊपर हम लोग ने यही चीज़ समझा है, जब तक उसके लिमिटिंग फोर्स पे नहीं पहुंच रहा तब तक जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही उसका फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इधर अभी हम लोग ने सर्च किया तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स 80 है एंड अप्लाइड फोर्स 70 है, तो वो कम है। इसके वजह से ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट में रहेगा, उसका एक्सीलरेशन तो 0 रहेगा, बट उसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, जितना अप्लाइड फोर्स है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि ये क्यों आया कि फ्रिक्शनल फोर्स जितना अप्लाइड फोर्स के जितना ही है, बिकॉज कि उसका लिमिटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, अप्लाइड बहुत उससे कम है, उसके वजह से फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख रहा है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, आपको समझ रहा है जो मैं मेन पॉइंट बताने का कोशिश कर रही हूँ। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 70 न्यूटन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सेम ही है, हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन ढूंढना है। ओके, फर्स्ट तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन ढूंढेंगे ताकि हम लोग को ये पता चले कि ऑब्जेक्ट मोशन में जाने वाला है या मोशन में है या रेस्ट में ही रहेगा। ओके, क्या आ जाता है यू एल इंटू एन या यू एस इंटू एन, कितना यू एस एम जी, तो क्या आ जाएगा 0.8 इंटू 10 इंटू 10, 80 न्यूटन। एंड हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है, 100 न्यूटन जितना। करेक्ट, इसका मतलब कि अप्लाइड ज़्यादा है इस बार लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट तो मूव करने वाला है। करेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, इसका मतलब इधर इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जितना होगा। करेक्ट, तो अभी हम लोग निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि होगा हमारा फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द
ग्राउंड। तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे, यू के इंटू एन, तो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू एम इंटू जी, एम क्या है 10 इंटू 10, तो 15 न्यूटन हो जाता है। अभी ये चीज़ समझो हम लोग ने ऐसा क्यों किया, ऊपर हम लोग का अप्लाइड फोर्स ही कम था फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही था। क्लियर। इधर हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। करेक्ट। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाता है। वो कितना हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के जितना हो जाता है। तो हम लोग ने काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढा जो कि है 50 न्यूटन जितना। करेक्ट। अभी हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 100 न्यूटन का उस पर आगे फोर्स लग रहा है एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। क्या आ जाएगा, एफ नेट मतलब 100 माइनस 50 बाय टोटल मास 10, तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो आई होप सबको ये चीज़ क्लियर है। तो इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50 न्यूटन एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मेनली क्यों यूज होता है, ताकि हम लोग को समझे कि जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा है या कम है। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है देन ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अप्लाइड फोर्स कम है देन ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना अप्लाइड फोर्स है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल। एंड देन हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन मिला, अप्लाइड फोर्स पता है, देन हम लोग एक्सीलरेशन बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। करेक्ट। सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये चीज़, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन ढूंढना है हमें। करेक्ट। तो हमारा कुछ अप्लाइड फोर्स 40 है। अभी हम लोग को ये फ्रिक्शन ढूंढना पड़ेगा। इधर ले लो 0.2। करेक्ट। तो पहले फ्रिक्शन ढूंढ लेते, एफ एल। अभी इधर हम लोग को एक ही म्यू दिया है, इसका मतलब हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है। करेक्ट। डायरेक्टली हम लोग म्यू इंटू एन कर देंगे। क्या आ जाएगा 0.2 इंटू ये एन एंड ये एम जी। तो क्या एम कितना है 5 इंटू 10, तो 20 न्यूटन, सॉरी 210 न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो 5 kg पे आगे लग रहा है 40 न्यूटन। टी टेंशन इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर इज 10 न्यूटन। सो टेंशन कितना आ जाएगा 40 माइनस 10, 30 न्यूटन आ जाएगा हमारा टेंशन। तो टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत ईजी था। करेक्ट। अभी सेम चीज़ हम लोग इधर देखते हैं, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इधर सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है। देखो इधर हम लोग पहले फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढेंगे, देन हम लोग टेंशन ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट। करेक्ट। सो इधर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो 0.5 इंटू 5 इंटू 10। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। अभी इधर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन जितना, इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है 25 न्यूटन जितना। तो इधर हमारा टेंशन कितना होगा, तो इधर हमारा टेंशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज़्यादा तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स है मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा। करेक्ट। 25 इस साइड ज़्यादा है फोर्स, इसके वजह से इस साइड ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसके वजह से ये टेंशन इधर 0 हो जाएगा। इसलिए टेंशन इधर हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए मेनली। सो अच्छे से ध्यान से करना। फर्स्ट हम लोग को फ्रिक्शन ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग को पता चले कि ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन फोर्स जो आया वो जो अप्लाइड फोर्स से कम है देन कुछ टेंशन क्रिएट हो सकता है, बट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ही ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही टेंशन के टूवर्ड्स करेगा। इसका मतलब क्या, ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी v0 ऑन रफ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम क्या होगा। सो अभी हम लोग को क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ये कुछ v0 वेलोसिटी से जा रहा है एंड कुछ डिस्टेंस के बाद इसका वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट। सो अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस में कौन सा कंसेप्ट लगता है, रिटार्डेशन वाला, मतलब एक्सीलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में लगता रहेगा। करेक्ट।
तो अभी हम लोग के पास ये इधर तो एक्सीलरेशन अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट। तभी तो ऑब्जेक्ट जाके आगे रुकेगा, सही। अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी उधर लग रहा है, डायरेक्ट अपना एक्सीलरेशन भी उधर लग रहा है उस साइड में, इस साइड में, लाइक दिस साइड में, तो देन तो ऑब्जेक्ट उस साइड में मोशन स्टार्ट कर देगा। बट हम लोग को ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब क्या, वेलोसिटी के ऑपोजिट में एक्सीलरेशन लग रहा है, उस साइड में एक्सीलरेशन लग रहा है, इसके वजह से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा ताकि ऑब्जेक्ट थोड़ा टाइम जाके रुक जाए। सो हमारा इधर फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सो अभी हम लोग फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं ना, कैसे, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये देखो मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं ये चीज़। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। सो इधर से हम लोग एम एम कट कर देंगे तो हम लोग को ए इज इक्वल टू यू जी मिल जाएगा, करेक्ट। सो ए इज इक्वल टू यू जी मिल गया। देन अभी हम लोग क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम निकाल सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करते। सो इधर हमारा फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होने वाला है, ए टी मतलब ये एक्सीलरेशन नेगेटिव में, तो यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, ये माइनस कर दिया तो कर सकते ये। देन हम लोग के पास ए का एक अलग सा वैल्यू है जो है म्यू जी इंटू टी। तो अभी हम लोग ऐसा लिख सकते क्या, टी इज इक्वल टू यू बाय म्यू इंटू जी, लिख सकते ये चीज़। या इसको हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी को नाम क्या देके रखा है, ये यू, ये वी नॉट, ये वी नॉट एंड वी नॉट, चलेगा ये चीज़। सो टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय म्यू जी। अभी हमें ढूंढना है ये एस का वैल्यू, तो कैसे आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हो जाएगा 0। इधर भी माइनस आएगा एक्सीलरेशन का, तो माइनस माइनस कट, ये वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं 2 म्यू जी एस। तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, करेक्ट। सो हम लोग को इसका भी फॉर्मूला मिल गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी फॉर्मूला मिल गया, टाइम भी मिल गया, एक्सेलरेशन भी मिल गया। अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला ना हर जगह अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है, ओके। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि और क्लैरिटी आए। ये वाला क्वेश्चन, अब बॉडी ऑफ मास 2 kg moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second comes to rest after 2 seconds. If one wants to keep this body moving on the same surface with velocity of 4 meter per second, the force required is, तो कितना फोर्स लगेगा इसको सेम उसमें रखने के लिए। सो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल लगेगा, करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स को एक बार ओवरकम कर दिया तो फिर वो मोशन कर सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग का इस केस में कैसे आ जाता था, एम इंटू ए जितना, करेक्ट। तो क्या आ जाता था, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। इससे हम लोग पहले एक्सीलरेशन ढूंढेंगे। सो अभी हम लोग के पास कोई भी टर्म डायरेक्टली दिया नहीं है, इसके लिए चाहिए वो, तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग कर सकते हैं इस दूसरे जो टर्म्स दिए उनके हेल्प से हम लोग ये टर्म्स ढूंढते हैं, राइट। म्यू ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम, टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय यू जी। तो वी नॉट क्या है हमारा 4 एंड 2 सेकेंड्स पे बोला, आफ्टर 2 सेकेंड पे रेस्ट पे आएगा, म्यू ढूंढ लेंगे एंड इंटू 10 कर देते, तो म्यू हमारा इधर से हो जाएगा 0.2, करेक्ट। तो ए हम लोग को मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना, करेक्ट। तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स इजीली ढूंढ सकते हैं, कितना, एम इंटू ए, मास कितना है 2 एंड ये 2, 4 न्यूटन जितना हम जब फोर्स लगाएंगे, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है सबको समझा होगा, बहुत ईजी है। जैसे हम लोग ने ऊपर सब चीज़ें अलग अलग समझा, वही चीज़ों से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड ये मेन इधर ये क्या पूछा है कि कितना फोर्स रिक्वायर होगा कि उस ऑब्जेक्ट को फिर से सेम सरफेस पे मोशन करवाने के लिए। तो वो फोर्स कितने के, फ्रिक्शन जितना लगेगा उतना ही फोर्स जब लगेगा तभी मोशन हो पाएगा, करेक्ट। इसलिए हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इक्वल टू एम हो जाएगा, तभी मोशन होगा। इसलिए हम लोग ने ऐसे फिर सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन अगेन। नेक्स्ट, अ हेवी बॉक्स is slide across a rough floor with an initial speed of 4 meter per second
It stops after moving 8 seconds if the average resisting force of a friction is 10 Newton. The mass of the box is हमें क्या बोला है कि जो हमारा एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें 10 न्यूटन जितना दिया है, एंड पूछा है मास क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास एम ए, ये 10 है, ये m इंटू ए का वैल्यू हम लोग विद द हेल्प ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते। कैसे, 10 इज इक्वल टू m इंटू म्यू जी, म्यू ढूंढ लेंगे, देन हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा म्यू इंटू जी करके। सो म्यू कैसे ढूंढेंगे, t इज इक्वल टू वी नॉट बाय म्यू जी करके, करेक्ट। t हमारे पास 8 सेकेंड्स है, वी नॉट 4 है, म्यू इंटू 10, सो म्यू आ जाएगा हमारा 4 बाय 8 इंटू 10, करेक्ट, ये हाफ, तो म्यू आ गया 0.05, करेक्ट। अभी हम लोग इधर डाल देंगे वैल्यूज़ में m इंटू 0.05 इंटू 10, करेक्ट, तो क्या आ जाएगा 10 बाय 0.5 इज इक्वल टू m, तो m हमारा क्या आ जाएगा इधर 20 kg जितना आ जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम लोग ने कैसे सॉल्व किया। सो हमारा मास इज 20 kg, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको ये समझा है कि हम लोग ने ये क्वेश्चन कैसे किया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द अप्लाइड फोर्स FA टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अभी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग को रेस्ट में रखना है, तो उसमें कितना अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। सो अभी हम लोग को इधर क्या देके रखा है, एक तो हम लोग को देके रखा है कि पीछे कुछ 60 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है, एंड हमारा फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट में इधर कितना फोर्स होना चाहिए, अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स, ये F इज इक्वल टू 60, एंड हमारा कुछ फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढो, क्या आ जाता है 0.5 इंटू 10 इंटू 10, तो आ जाएगा समथिंग 50 न्यूटन जितना, तो ये हमारा आ गया 50 न्यूटन, करेक्ट। तो इस F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जितना होगा तभी वो रेस्ट में हो जाएगा, तो कितना 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 110 न्यूटन पे होगा, तो ये रेस्ट पे होगा, करेक्ट। या फिर हम लोग ये भी चीज कर सकते, इस ये केस 1 हो गया, ओके। केस 2 क्या हो जाएगा, हमारा F इधर 60 है, कुछ F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, एंड इधर कुछ F अप्लाइड है, करेक्ट। अभी हमारा फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते, अभी हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स का इधर डायरेक्शन नहीं बताया हुआ, करेक्ट। अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते जो कि इक्वल टू 50 न्यूटन है, तो हमको अभी अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे। ऑफकोर्स सिर्फ 10 न्यूटन ना, 10 प्लस 50 60 इज इक्वल टू इधर 60, तो रेस्ट में हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये चीज बोल सकते हैं ना, क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है उसके ऊपर से, अगर पूछा है मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो क्या आ जाएगा 10 न्यूटन, और अगर पूछा है मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, क्या है 110 न्यूटन, तो मिनिमम F अप्लाइड 10 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा किधर भी लग सकता है, जिस साइड मोशन जाने वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये चीज हमें पता है, करेक्ट। अभी हम लोग फ्रिक्शन को जब हम लोग ने एक डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में लिया, तो हम लोग को मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए इस 110, बट जब हम लोग ने फ्रिक्शन लिया इस डायरेक्शन में, तो हम लोग को कितना सिर्फ 10 न्यूटन जितना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके ऊपर हम लोग को डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन का हम लोग को डायरेक्शन क्या लेना है, ओके। एंड अभी कोई क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कौन से कितना 2 फोर्सेस ऐसा लगेगा जिसके वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, तो हम लोग को तभी ये दोनों करके आंसर लाना है। तो अभी इधर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा F इधर लगा है माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ये हमारा मिनिमम के लिए हो जाएगा, है, एंड F प्लस हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ये हमारा मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, करेक्ट। तो आई होप ये सबको क्लियर है, ये हम लोग ने क्या किया इधर। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस करते।
ये ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन नीचे भी है, तभी हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर ही लेंगे। सो ये हमारा ग्राफ है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का। अभी हम लोग ने ऊपर वो एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हम लोग ने 15 न्यूटन का फोर्स दिया था, एंड दैट वाला सबको याद रहेगा, करेक्ट। अभी एक ऑब्जेक्ट का कुछ अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स 50 है, उसको ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग को 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स डालना पड़ेगा, तभी ओवरकम होगा, करेक्ट। तो वो कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाता है, जितना फोर्स अप्लाई करते करते हम लोग इंक्रीज करते करते जाते, वो क्या हो जाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो रेस्ट में ही रहेगा, इस पीरियड में ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है, करेक्ट। एंड हमारा जैसे जैसे एफ अप्लाइड बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, ये चीज़ समझा सबको। फिर हमारा एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा एफ अप्लाइड जितना फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए फोर्स चाहिए ना, उनके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमारा एफ अप्लाइड और एफ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल रहेगा, बट उस पॉइंट के बाद जितना भी फोर्स हम लोग डालेंगे उसके वजह से ऑब्जेक्ट मूव होगा, ना कि रेस्ट में रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो लिमिटिंग फोर्स हमारा आया वो ऑब्जेक्ट टू मूव, वो थोड़ा सा ऊपर गया, हमारा पॉइंट ये आ गया, पीक आ गया हमारा एक। फिर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ने जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज किया उसके बाद तो मोशन स्टार्ट हो जाने वाला है। तो ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी देखा था कि 15 न्यूटन आने के बाद फ्रिक्शनल हम लोग ने जैसे जैसे एफ अप्लाइड इंक्रीज किया तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो थोड़े से डिक्रीज हो गया, करेक्ट। तो इधर भी ग्राफ में वही चीज़ शो हो रहा है कि फिर हम लोग ने जैसे जैसे एफ अप्लाइड, ऐसे देखो इधर हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं एफ अप्लाइड इस डायरेक्शन में, ये देखो इंक्रीज करते जा रहे, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इधर से इतना डिक्रीज हुआ, एंड देन फिर कांस्टेंट रहा फॉर जितना भी एफ अप्लाइड, जितना भी इंक्रीज करते जाओ फिर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उतना ही रहेगा। एक बार लिमिटिंग को क्रॉस कर दिया उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, इधर देख पा रहे, एंड फिर वो हमेशा जितना भी एफ अप्लाइड बढ़ता जाएगा वो उतना ही रहेगा। इस ग्राफ से भी ये चीज़ क्लियर हो रहा रहेगा सबको। सो ये ग्राफ याद रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि आप फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स का ग्राफ सिलेक्ट करो, तो आप डायरेक्ट ग्राफ याद रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली। एंड कभी कभी आपको ये ग्राफ दे के आपको एफ के एंड एफ लिमिट दे के देंगे, उनका म्यू का वैल्यू दे के रखेंगे, एंड देन आपको दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखना ये हम लोग जो ऊपर सबसे जाता है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग वाला होगा, फिर थोड़ा कम होके काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट होता है, ये चीज़ याद रखना, देन आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी ये ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना, नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों के वजह से जो हमारा फोर्स बन रहा है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे देखो हमारा नॉर्मल ऐसे है परपेंडिकुलर, फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल है, तो इसके वजह से एक जो फोर्स क्रिएट हो रहा है इन दोनों वेक्टर्स के वजह से उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देते हैं। एंड नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल जो थीटा है उसको हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल, करेक्ट। देन हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लिख देंगे, क्या आ जाएगा म्यू एन बाय एन, फिर एन एन कट, तो हम लोग को tan थीटा मिल जाएगा इज इक्वल टू म्यू, एंड थीटा इज tan इनवर्स म्यू, करेक्ट। एंड अगर हम लोग को इधर कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा देन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स वो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर विल गेट द कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसको रूट में डाल दिया तो ऑफकोर्स। सो हम लोग को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या मिल गया? tan इनवर्स म्यू। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स ढूंढो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या कॉन्टैक्ट एंगल ढूंढो, तो वहाँ पे हम लोग को tan थीटा इज इक्वल टू म्यू करना है, या हम लोग को बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड ढूंढो। तो बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आता है रिपीटेडली, नीट में भी आ चुका है। सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं सेम ऊपर जो टॉपिक पढ़ा ना उस पे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अंडर द अप्लाइड फोर्स mg। अप्लाइड फोर्स इधर क्या है? mg के इक्वल है एज शोन इन फिगर। देन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या रहेगा इधर हमारा? अभी इधर हम लोग देख पा रहे कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इधर 0 है, करेक्ट। एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब जो एफ अप्लाइड है वो इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है, करेक्ट। तो एफ अप्लाइड
एफ अप्लाइड इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब इज इक्वल टू mg के इतना। करेक्ट। भी क्वेश्चन में ये समझो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी देके रखा है, मतलब इधर एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इक्वल है किसके, एफ अप्लाइड के। तो इधर हम लोग ये नहीं म्यू इंटू एन नहीं कर सकते, क्योंकि म्यू इंटू एन क्या आ जाएगा, म्यू mg आ जाएगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग को अगर वैल्यू ढूंढना है ना तो, बट वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, हमेशा एफ अप्लाइड के इक्वल ही होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी में है पूरा सिस्टम, उसका एक्सीलरेशन 0 है इसके वजह से। सो हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो एफ अप्लाइड के इक्वल होगा, जो कि mg है। करेक्ट। तो इधर हमारा mg आ गया, एंड हमारा नॉर्मल फोर्स है वो भी इक्वल टू mg है। करेक्ट। देन हम लोग को कॉन्टैक्ट फोर्स ढूंढना है, तो वो कितना आ जाएगा, बहुत ईजी है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड इस रूट में mg² बाय m प्लस mg², फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल का, तो क्या आ जाएगा 2mg²। तो लिख सकते हैं √2mg, लिख सकते हैं ये चीज़। तो ये ऑप्शन है, हाँ है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये सबको समझा है कि हम लोग ने इधर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू इंटू एन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास इधर डायरेक्ट वैल्यू प्रेजेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली एफ अप्लाइड के इक्वल ही आएगा, इसके वजह से हम लोग ने म्यू इंटू mg नहीं लिया, एंड डायरेक्टली एफ अप्लाइड का जितना फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी में है ऑब्जेक्ट, इसके वजह से, जहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 है मतलब जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही एफ अप्लाइड है। अगर एक्सीलरेशन 0 नहीं होता देन कोई तो एक फोर्स ज्यादा होता। करेक्ट। बट इधर एक्सीलरेशन 0 होने के वजह से जो एक्स एक्सिस पे जितने जो फोर्सेस है वो एक इक्वेट हो जाते हैं। ये चीज हम लोग ने पढ़ा है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करो। अ फोर्स ऑफ वेक्टर एफ I cap and 4 j cap acts on a block as shown in the figure. The force of friction acting on the block is. So हमारा F I cap मतलब इस डायरेक्शन में, I cap 1 I cap जितना एंड 4 j cap जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। करेक्ट। एंड हम लोग को पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है, तो इधर होगा, ढूंढते क्या आ जाता है, फोर्स लिमिटिंग पहले ढूंढेंगे, 0.3 इंटू 1 इंटू 10 आ जाएगा। करेक्ट। अभी इधर ये चीज़ ध्यान रखना, हम लोग को n हमारा इधर ये है n, ये हमारा mg। करेक्ट। तो इधर n ढूंढने के लिए हम लोग को 4 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हर बार जो करते थे उसमें हमारा ऊपर अपर साइड में y एक्सिस में सिर्फ नॉर्मल और mg लग रहा था, बट इधर हमारा 4 j कैप जितना फोर्स भी लग रहा है, इसके वजह से 4 भी लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस n इज इक्वल टू mg। करेक्ट। तो हमारा n क्या आ जाएगा, m कितना है, 1 इंटू 10 माइनस 4, तो हमारा नॉर्मल आ जाएगा 6 के इतना, एंड हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाता है, म्यू इंटू एन, तो कितना 0.3 इंटू 6 जो इक्वल है 1.8 जितना, 1.8 आई कैप होगा माइनस आई कैप इस डायरेक्शन में, इसके वजह से। बट अभी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है एफ अप्लाइड से एक्स एक्सिस का। करेक्ट। इसका मतलब क्या, मोशन तो होने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब जो एफ अप्लाइड है वही इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के। करेक्ट। ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी देखा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में मतलब एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है और एफ अप्लाइड हमारा कम है फ्रिक्शनल फोर्स से। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो मोशन होगा ही नहीं ना, एफ अप्लाइड कम है, एफ अप्लाइड कम है तो जितना एफ अप्लाइड लग रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। करेक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स -1 आई कैप जितना। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज़ अच्छे से समझो। इधर फर्स्ट तो हम लोग को 4 जे कैप भी लेना पड़ेगा बिकॉज वाई एक्सिस में वो भी वर्क कर रहा है, उसके वजह से नॉर्मल फोर्स में कुछ चेंज आएगा, वो हम लोग ने देखा। करेक्ट। फिर जब हम लोग ने फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढा तो वो आया 1.8 आई कैप जितना, मतलब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है। मतलब हम लोग को जब बॉडी को मोशन में लाना है प्रॉपरली तभी हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स जितना एफ अप्लाइड हुआ तभी बॉडी आ जाएगा मोशन में। करेक्ट। बट अभी फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, इसका एक्सीलरेशन 0 है।
बट जो एफ अप्लाई, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो एक्चुअल में वहाँ पे लग रहा रहेगा, वो कितना होगा, एफ अप्लाइड के जितना। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, करेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ अप्लाइड के जितना ही होता है। तो एफ अप्लाइड इधर 1 आई कैप है, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, -1 आई कैप। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, जस्ट द डायरेक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। सो आई होप ये सबको क्वेश्चन समझा होगा। ऊपर ही हम लोग ने ये चीज़ सेम डिस्कस किया है। सो ये कुछ नया कुछ हम लोग इधर बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट ये इफ द ब्लॉक इज एट वर्ज ऑफ मोशन देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वर्ज ऑफ मोशन बोला है, मोशन में नहीं है अभी तक। सो फर्स्ट तो हम लोग सब फोर्सेस लिख देंगे। इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, इधर लगेगा हमारा नॉर्मल, इधर एम जी, इधर फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। म्यू है ना, इधर म्यू इज द कोएफिशिएंट, तो फ्रिक्शनल फोर्स। सो अभी सब फोर्सेस को हम लोग एक दूसरे के इक्वेट करते हैं, वाई एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वर्ज ऑफ मोशन में, इधर इसलिए इधर एक्सेलरेशन कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं मोशन सब फोर्सेस को। हम लोग एक एक्सिस वाले सब फोर्सेस को एक साथ लिख लेते, तो कैसे हो जाएगा, एन प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, करेक्ट। अभी इधर से हम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, करेक्ट। एंड अभी हमारे पास ये पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। सो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, करेक्ट। अभी हम लोग को जो ऑप्शंस में है वो देखो, एफ का वैल्यू ढूंढना है, तो हम लोग म्यू एम जी इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा प्लस म्यू एफ कॉस थीटा। इधर से हम लोग एफ को कॉमन निकाल लेते, तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, एफ का वैल्यू म्यू एम जी बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत ईजी था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। हाँ, ये करेक्ट है। रोलिंग मोशन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग मोशन, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। कोएफिशिएंट क्या है, ये इसमें डायमेंशन ऑफ लेंथ है क्या, नहीं है, ये ऑफकोर्स रॉन्ग है। एंड ये रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम लोग मोस्टली रोटेशनल डायनामिक्स में सीखेंगे, तो अभी के लिए समझ लो ये सही है। रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सो रॉन्ग कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज हमारा डायमेंशन ऑफ लेंथ। सो डी इज द रॉन्ग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन ही, ओके। सो अभी हम लोग एक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते। सो ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं, ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल में करते थे वही करना है, बस इधर वर्टिकल वे में है। सो देखो कैसे होगा, जब हमारा एक हम लोग एक एफ फोर्स लगा रहे इस ऑब्जेक्ट पे, करेक्ट। फिर वॉल के वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फिर हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ये हमारा एम जी फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, वही हम लोग ने इधर एफ बी डी के वे में शो किया है, करेक्ट। अभी मुझे ये चीज़ बताओ, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वो कितने के इक्वल होगा, जितना फोर्स अप्लाइड है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है, एम जी के इक्वल ही है, मतलब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एम जी के इक्वल होगा। ये चीज़ सबको समझ रहा है। अभी हम बात करते हैं हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मतलब अबाउट टू मूव, मतलब जाए अभी मूव हो सकता है, उस फ्रिक्शन को फोर्स अप्लाई जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वो मूव होने लग जाएगा। ये चीज़ हम लोग को पता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। इसको हम लोग म्यू इंटू एफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इधर हमारा एन इज इक्वल टू एफ जितना है, करेक्ट। वैसे ही हमारा आ जाएगा एफ लिमिटिंग। जब हमारा एफ लिमिटिंग एम जी से बहुत बड़ा है,
मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है देन अप्लाइड फोर्स, तो हम लोग को पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, एट रेस्ट, और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से कम है, देन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव्स, करेक्ट। यही चीज़ हम लोग ने सब हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ा था, वही वर्टिकल के लिए पढ़ा है। अभी ये चीज़ हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू और डिटेल में समझते ताकि इजी हो जाए। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज होल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ये हमारा वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट 5 kg का एक ब्लॉक होल्ड किया है विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 म्यू 0.4, then what will be the minimum horizontal force required so that the block does not slip। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहे, कितना चाहिए ताकि ब्लॉक स्लिप ना हो। तो हम लोग ने ऊपर FBD बनाया था, कैसे, फ्रिक्शनल फोर्स, ये mg, ये हमारा नॉर्मल एंड ये हमारा फोर्स। तो हमारा नॉर्मल के इक्वल जब फोर्स हो जाएगा तभी वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम पे। और हम लोग जब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा तो भी बोल सकते हैं कि ये रेस्ट पे रहेगा, करेक्ट। तो हमारे FR को हम लोग म्यू इंटू एन लिख सकते, एन को हम लोग म्यू इंटू एफ लिख सकते। तो अभी F इज इक्वल टू एम कितना है 5 इंटू जी 10 एंड इधर 0.4 कर दिया, तो विल गेट द आंसर, क्या आ जाएगा, ये 0 ऊपर चला जाएगा इधर से हट के, ये 125 न्यूटन आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, जो हम लोग ने ऊपर सीखा उसको डायरेक्टली अप्लाई करना था। बस हम लोग को इधर इतना समझना चाहिए कि हमारा स्टैटिक मतलब रेस्ट में मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाता है, जितना फोर्स अप्लाइड है मतलब mg के इक्वल। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, in the figure shown a horizontal force F1 is applied on the block but the block does not slide, then as the magnitude of vertical force F2 is increased from 0 the block begins to slide, the correct statement is। क्या बोल रहे कि जब हम लोग ने हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 अप्लाई किया तभी ब्लॉक मूव नहीं कर, डज नॉट मूव नहीं कर रहा था, बट जब हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल फोर्स F2 को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 0 द ब्लॉक बिगिन्स टू स्लाइड, तो फिर ब्लॉक स्लाइड करने स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये देखो। फर्स्ट हम लोग इधर ऑब्जेक्ट बनाते, इधर हमारा F1 लग रहा था, इधर हमारा F2 लग रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस इधर नॉर्मल लग रहा था, इधर हमारा mg, एंड इधर फ्रिक्शनल फोर्स ऑफकोर्स लगता था, वरना तो आगे मूव हो जाता, फ्रिक्शनल के वजह से ही वो रुका है वहाँ पे, करेक्ट। अभी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आ जाता है, म्यू इंटू एन, करेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट मूव करने लगा ना तो फिर म्यू इंटू एन आ जाएगा, बट अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही हो जाता है। सो हम लोग अभी क्या बोला है हम लोग को कि F2 के बाद वो मूव करने लगा। तो अभी देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिखा FR इज इक्वल टू म्यू एन। अभी n का क्या आ जाएगा, n प्लस F2 इज इक्वल टू mg, करेक्ट। तो n इज इक्वल टू mg माइनस F2 हो गया, करेक्ट। तो F फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, म्यू mg माइनस F2, करेक्ट। एंड क्या बोला है, जैसे जैसे हम लोग F2 को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। इधर आप अच्छे से देख सकते हो, तो हम लोग F2 को इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे, तो mg में से वो कम होता जाएगा, एंड एक टाइम आ जाएगा कि वो बहुत कम हो जाएगा एंड अप्लाइड फोर्स बढ़ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से। इसके वजह से हमारा बॉडी जो है वो मूव करने को लग रहा है, करेक्ट। तो अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इंक्रीजेस, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन अगर n इंक्रीज हो रहा है देन तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, जिसके वजह से मोशन और इम्पॉसिबल हो जाएगा होना। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इंक्रीजेस, अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो रहा है देन ब्लॉक आगे मूव ही नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दिस भी नहीं। सी पढ़ते, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस, हाँ ये सही है। हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू ही कम हो रहा है, इसके वजह से जो हमारा अप्लाइड फोर्स F1 है वो इंक्रीज हो, मतलब वो उतना ही है बट फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होने के वजह से F1 आगे मूव करने लग रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज F2 इधर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर आप लोग डायरेक्ट ऑप्शंस को कट आउट भी कर रहे हो देन ऑल्सो वी गेट द आंसर, और आपको लॉजिक भी समझा रहेगा तो इट्स वेरी गुड।
नेक्स्ट, a horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient friction between the block and the wall is 0.2. Find out the weight of the block. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या बोला है हम लोग को कि हम लोग को वॉल के अगेंस्ट जस्ट होल्ड करना है, ना इधर मोशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है. मतलब जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो mg के इक्वल रहेगा. करेक्ट, अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा, जो कि हमारा इस वेट, हमें यही चाहिए, वेट ऑफ द ब्लॉक ढूंढो. करेक्ट. तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसे, म्यू इंटू एन लिखते हैं. म्यू इंटू एन को हम लोग म्यू इंटू एफ भी लिख सकते हैं, अभी ऊपर बात किया. तो क्या आ जाएगा, म्यू क्या है हमारा 0.2 एंड एफ क्या है हमारा 10 इज इक्वल टू वेट. तो वेट क्या आ जाएगा हमारा 2 न्यूटन जितना. करेक्ट. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज. इधर हम लोग को वेट बोला है, मतलब क्या mg इज इक्वल टू वेट, ये चीज ध्यान रखना. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें जब फ्रिक्शन लगता है तभी कैसे करना है वो देखो. नॉर्मली इस साइड में तो कुछ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज इधर कॉन्टैक्ट फोर्स ही नहीं बन रहा ब्लॉक और हमारा जो वर्टिकल वॉल या हॉरिजॉन्टल वॉल ले लो. तो इधर हमारा टेंशन T, इसका m2g एंड इधर एक्सेलरेशन लग रहा है जस्ट दैट. एंड हमारा इस स्ट्रिंग पे इधर टेंशन T लग रहा है, इधर हमारा m1g लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है. बट ये सरफेस के कांटेक्ट में होने की वजह से इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कुछ आ जाता है म्यू जितना. करेक्ट. सो अभी हम लोग को ये चीज सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे. इसका एक्सेलरेशन हम लोग ने सीखा है, टोटल नेट फोर्स बाय मास कर देना है, टोटल मास. तो इधर नेट फोर्स क्या आ रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में m2g आ रहा है. करेक्ट. एंड हम लोग इधर देख पाएंगे तो इधर हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा म्यू m1g. अभी हम लोग इस स्ट्रिंग को ऐसे स्ट्रेट ले ले, तो एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है. करेक्ट. तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ना m2g माइनस म्यू m1g बाय m1 प्लस m2. करेक्ट. या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर भी कुछ एक्सीलरेशन लगेगा हमारा, तो अलग से पूरा फॉर्मूला दो इक्वेशंस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a. करेक्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा, t माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू m1g इज इक्वल टू ma कर दिया तो भी आ जाएगा हमारा आंसर. अब इससे हम लोग एक्सीलरेशन, टेंशन दोनों चीजें निकाल सकते हैं. करेक्ट. सो आई सजेस्ट कि अगर ये नहीं समझ रहा डायरेक्टली देन ऐसा इक्वेशंस बना के करो, इट्स ओके, चलता है, वैसे भी आंसर राइट ही आएगा. सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन mu s between block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2. What would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. Okay, तो हम लोग को क्या बोल के रखा है कि इसका मास ही लिखते हैं 2 kg, इसका सॉरी इधर हमारा म्यू इज 0.2. और हम लोग को क्या बोला है कि मूव ना हो ऐसा. व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ अ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव. ये मूव ही ना हो ऐसा क्या होगा इनका मास. तो मूव नहीं हो रहा मतलब एक्सेलरेशन इधर 0 है. सो इधर हमारा टेंशन कुछ टी आ जाएगा जो कि इक्वल होगा m2g के इतना. तो इधर भी टेंशन उतना ही लगेगा. करेक्ट. इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा, इधर mg एंड इधर n. तो हम लोग डायरेक्टली t को फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल कर देंगे तो t का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज वो दोनों जब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा मतलब ये भी नहीं कर रहा, मतलब पूरा जो है वो रेस्ट में रहेगा. करेक्ट. तो t इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स कर सकते. तो t इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू इंटू एन मतलब म्यू इंटू mg. तो t आ जाएगा हमारा 0.2 इंटू 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन जितना आ जाएगा. करेक्ट. अभी हम लोग t इज इक्वल टू m2g में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू m2 इंटू 10. तो हम लोग को m2 का वैल्यू मिल जाएगा इस 0.4 kg. सो d इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा सोचने का नहीं था. बस हम लोग को ये पता होना चाहिए इधर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बॉडी जो है, सिस्टम जो है वो मूव नहीं हो रहा है, मतलब रेस्ट में, मतलब एक्सेलरेशन इधर 0 है. नेक्स्ट,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द ब्लॉक ऑफ 5 kg रिमेन्स एट रेस्ट। 5 kg रिमेन्स एट रेस्ट मतलब 3 kg भी रेस्ट में ही रहेगा, तब भी 5 kg रेस्ट में रहेगा। करेक्ट। तो ये सेम चीज़ हम लोग ने ऊपर बात की, वैसा ही है इधर भी। सो इधर फर्स्ट हम लोग टेंशन ढूंढेंगे, कितना आ जाएगा हमारा t इज इक्वल टू इधर 30 जितना, तो ये टेंशन इधर भी इतना ही रहेगा। इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, इधर mg एंड इधर हमारा n। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू t जब हो जाएगा तभी ऑब्जेक्ट पूरा रेस्ट पे रहेगा। करेक्ट। तो ये कितना है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू टी। तो म्यू इंटू एम जी कितना है, 5 इंटू 10 50 इज इक्वल टू टी कितना है 30। तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/5। सो इसको हम लोग कैसे 0.6, म्यू इज 0.6 बोल सकते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो ये हमारा एक PYQ है। सो आई वॉन्ट कि आप ये होमवर्क में एक बार ट्राई करो, बहुत ईजी है। जैसे हम लोग ने ऊपर बात किया वैसे ही, बट इधर आ जाएगा हमारा एक्सिलरेशन। अभी हम लोग ने ऊपर जो बात किया है ना, वहाँ पे एक्सिलरेशन नहीं था, दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जा रहा था, इसके वजह से इजी हो गया। बट इधर एक्सिलरेशन आ जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, बट मैंने इधर दिखाया है वैसे ही करो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन देखते। A system consists of 3 identical masses m1, m2, m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m hangs freely and m2, m3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of m1 is. So इधर हम लोग को डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब ऐसे मूव हो रहा है। करेक्ट। इधर हमारा टी आ जाएगा, ये एम सबका आइडेंटिकल मास है तो एम जी डायरेक्ट लिख सकते। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का है ना एक साथ मान लेते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एंड सॉल्व करते। ओके। तो हमारा इधर एक्सेलरेशन लगेगा, इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एंड इधर हमारा टेंशन होगा। तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते, एक न्यू पेज ले लेते। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा हमारा टी माइनस एम डायरेक्टली 2m लिख सकते, 2m सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2ma लिख सकते ये चीज़। देन हम लोग करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यूज डाल देते। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या आ जाएगा, म्यू एन तो n क्या है हमारा m 2mg, डायरेक्टली 2 म्यू mg लिख सकते इज इक्वल टू 2ma कर देते। ओके। देन अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टेंशन कट हो जाएगा तो आ जाएगा mg माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल टू 3ma। करेक्ट, ये आ जाएगा। देन अभी हम लोग सॉल्व करते, सब में से m कट हो जाएगा, सही। देन हम लोग को ढूंढना क्या है, अभी हम लोग को ढूंढना है इस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a का वैल्यू ढूंढना है तो क्या आ जाएगा g माइनस 2 म्यू g बाय 3 इज इक्वल टू a। तो हम लोग ऐसे लिख सकते g को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू बाय 3। तो वी गॉट द एक्सेलरेशन का वैल्यू। अभी ऑप्शन चेक करते, g माइनस ये d इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था। करेक्ट। अभी सेम ये PYQ था हमारा, वैसे ही और एक PYQ है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी PYQ सेम ऊपर के एंड वैसे ही करना है, बस इधर ढूंढना ही टेंशन है। ओके। क्या है हमारा, इधर फिर से ऐसे, अ ब्लॉक A of mass 1 rests on a horizontal surface of a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table and from it another end m2 करके ब्लॉक है। The coefficient of kinetic friction between the block and the table is UK। काइनेटिक फ्रिक्शन बोला है मतलब इधर मोशन में है, इसका मतलब इधर एक्सिलरेशन तो रहेगा ही, और हम लोग को पूछा क्या है, टेंशन ढूंढो। तो इधर एक्सिलरेशन ऐसे आ जाएगा, इधर ये टी एंड इधर हमारा लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फिर से इक्वेशंस लिख लो, क्या आ जाएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, टी माइनस m1 फ्रिक्शनल फोर्स जो कि है म्यू m1g के इतना इज इक्वल टू m
1a। करेक्ट। अभी हम लोग को इधर चाहिए इस टेंशन का टर्म, तो हम लोग एक्सीलरेशन के टर्म को इक्वेट कर सकते। तो क्या आ जाएगा, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू टी माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a। m1 कर दिया। देन अभी हम लोग इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m2t माइनस म्यू m1 m2g। करेक्ट। अभी t का टर्म्स एक साइड ला लेते, तो क्या आ जाएगा हमारा m1 m2g प्लस म्यू m1 m2g इज इक्वल टू m2t प्लस m1t। करेक्ट। इधर से हम लोग t कॉमन ले सकते, एक पेज ले लेते हैं, t कॉमन ले सकते, तो क्या आ जाएगा t m1 प्लस m2। करेक्ट। एंड इधर से हम लोग कॉमन ले लेंगे m1 m2, तो m1 m2 एंड g भी कॉमन ले सकते, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू आ जाएगा। देन t का वैल्यू बहुत इजी हो गया ढूंढना, m1 m2 g 1 प्लस म्यू डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। m1 m2 g 1 प्लस यू के a इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट। नॉर्मली हम लोग ने ऊपर भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, इधर भी वही किया। अभी आते हैं हम लोग ये वाला कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो नीट में आ चुका है एंड टेस्ट वगैरह में तो आता ही है। दैट इज एक टेबल पे जैसे हम लोग ने इधर पुली के हेल्प से 2 ब्लॉक रखा था मास का, इस बार हम लोग ने वो ना रख के एक पूरा स्ट्रिंग रखा है या स्प्रिंग जैसे रखा है बोल सकते। जो स्प्रिंग हैंगिंग है ना उसको हम लोग ने बी नाम दे दिया, जो ऊपर हॉरिजॉन्टल टेबल पे है उसको ए नाम दे दिया। अभी इस बी स्प्रिंग के वजह से कुछ इधर टेंशन क्रिएट होगा जो होगा एम बी जी के इक्वल, एंड वही टेंशन इधर होगा। करेक्ट। एम बी जी के इक्वल फ्रिक्शनल फोर्स, ये रेस्ट पे है अभी के लिए, यही मानो। हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, मी ओ इंटू एन, एन क्या आ जाएगा एम ए जी। एंड अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स और ये टेंशन वाला इज इक्वल बिकॉज रेस्ट पे है पूरा चेन, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट। इधर से जी जी कैंसिल हो गया एंड वी गॉट म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ बी बाय मास ऑफ ए। तो ये हमेशा याद रखना, अगर पूरा चेन इज ऑन इन रेस्ट ना, तो मास जो नीचे लटक रहा है उसका नीचे एंड मास ऑफ ऊपर, सो दैट वी गेट द म्यू वाला। एंड कभी कभी हम लोग को क्या दे देते कि इसका डिस्टेंस x है, पूरे चेन का लेंथ इज l, देन अभी हम लोग को म्यू बताओ, तो म्यू क्या आ जाएगा। समझो पूरे लेंथ ऑफ l मास का लेंथ था m, 1 यूनिट लेंथ का इज m बाय l। करेक्ट। तो x का कितना हो जाएगा mx बाय l। एंड अभी इस पार्ट का कैसे ढूंढेंगे, l माइनस एक्स का कितना हो जाएगा m l माइनस एक्स बाय l। करेक्ट। म्यू ये b का कितना है हमारा m x बाय l, एंड a का कितना है m l माइनस एक्स बाय l, तो l m कट हो जाएगा एंड म्यू क्या आ जाएगा x l माइनस एक्स। तो इससे भी हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अभी क्वेश्चंस पे देखते और समझेगा हम लोग को। नेक्स्ट, a metallic chain of 1 meter long lies on a horizontal surface of a table. The chain starts sliding on the table if 25 centimeter hang or more of it hangs over the edge of the table. Chain starts sliding on the table. The correct value of the coefficient of friction between the table and the chain is. कैसे हम लोग डायरेक्टली म्यू इज इक्वल टू कर सकते, मास ऑफ नीचे का पार्ट एंड मास ऑफ ऊपर का पार्ट, बट इधर हम लोग को लेंथ वाइज में दिया है तो वो भी हम लोग को पता है कि कितना लेंथ है x माइनस एल माइनस एक्स कर सकते हैं, कितना पार्ट है वो लटक रहा है उसका, तो कितना है वो 25 एंड एल माइनस एक्स मतलब 1 मीटर का चेन है, तो 100 माइनस 25 सेंटीमीटर 75 आ जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो वी गॉट द म्यू, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल such that one end of a chain hangs down over the edge of the table. When 2/3 of its length hangs down over the edge, the chain starts sliding. Then the value of coefficient is. तो U क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब रेस्ट में, ये हम लोग को रेस्ट वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मास ऑफ B बाय मास ऑफ A, तो मास तो दोनों का कट हो जाता है, m जितना भी है लेंथ वो हम लोग ने ऊपर देखा क्या आ जाता है, l x l माइनस एक्स। कितना पार्ट
नीचे है जो हैंग हो रहा है इज 1/3 पार्ट एंड पूरा चेन इज 1 1 माइनस 1/3 इज 2/3. सो ये कट हो जाएगा एंड म्यू हम लोग को मिल गया 1 and 2 1/2. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी इजी. ये क्वेश्चन अभी देखते हैं. अभी इधर हम लोग को सूडो फोर्स आ जाएगा हमारे इधर पूरे क्वेश्चंस में. देखो अच्छे से. सो ये क्वेश्चन देखते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू. करेक्ट. ए एंड बी के बीच में जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है. द मिनिमम फोर्स एफ विथ विच ए विल बी पुश सच दैट बी विल नॉट स्लिप फ्रॉम इट. तो अभी हमारा इधर फोर्स लग रहा है वो पूरे सिस्टम पे लग रहा है, पूरे फ्रेम पे लग रहा है. इसके वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जो हमारा फोर्स आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम ए जितना. इधर इसका नॉर्मल फोर्स लग रहा रहेगा, इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एंड इधर हमारा एम जी जितना. करेक्ट. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते. सो हमें क्या पूछा है, फोर्स कितना लगेगा ताकि ये गिरे ना. तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है टोटल एम इंटू एम. ए ढूंढना है हमें अभी. तो क्या आ जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू एम जी कर दे. करेक्ट. इसको म्यू एन कर देंगे एम जी, म्यू एम ए कर देंगे तो एम एम कट. तो हम लोग को ए का वैल्यू मिल जाएगा जी बाय म्यू. सो डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू एम टोटल मास बाय जी बाय म्यू कर देंगे तो वी गॉट द आंसर. करेक्ट. ए का वैल्यू मिल गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एफ का वैल्यू मिल गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये हम लोग ने ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया है, जस्ट इधर फ्रिक्शन ऐड किया है. नेक्स्ट. A vehicle is moving on a road with the acceleration of a is equal to 20 meter per second square. As shown in the figure, the frictional coefficient between the block and the mass and the vehicle so that the block does not fall downwards is. So अभी हमारा पूरा जो व्हीकल है वो कुछ एक्सीलरेशन से चल रहा है. ऐसे देखो, इधर डायग्राम क्लियर नहीं है तो. करेक्ट. पूरा व्हीकल इस एक्सीलरेशन से चल रहा है तो हम लोग का इस ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा एक्सीलरेशन. ये चीज़ तो पता है, एम इंटू ए कर देंगे. इधर नॉर्मल लगेगा बिकॉज ऑफ दैट ट्रक के वजह से. इधर हमारा फ्रिक्शनल एंड इधर हमारा एम जी. तो फ्रिक्शनल को हम लोग एम जी के इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज वो ब्लॉक गिर नहीं रहा है. तो इसको म्यू एम ए कर देंगे एम जी के इक्वल एम एम कट. तो अभी हम लोग को चाहिए म्यू का आंसर. तो जी 10/20 तो म्यू आ जाएगा 0.5. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. और ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये PYQ है. सो आई वांट कि आप खुद से करो होमवर्क. नेक्स्ट. A block of mass 10 kg is held at rest against a rough vertical wall. Mu is equal to 0.5 under the action of force F as shown in the figure. The minimum value of F required by it is. तो इधर हमारा डायग्राम ऐसा है, देखो मैं इधर बनाती हूँ. ये 10 kg का है, इधर फोर्स F लग रहा है, इधर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो हमारा फोर्स कैसे ऐसा आ जाएगा. सो अभी हम लोग इसका कंपोनेंट्स निकाल देंगे ये दोनों. देन वी कैन गेट एक्स एंड वाई एक्सिस वाले फोर्सेस एंड देन उनको इक्वेट करके हम लोग बता सकते हैं कितना मिनिमम एफ का वैल्यू चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट गिरे ना. तो इधर आ जाएगा एफ cos 30 मतलब √3/2 एंड इधर आ जाएगा sin 30 मतलब f/2. ये हमारा इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा. करेक्ट. एंड इधर हमारा mg भी लग रहा है. करेक्ट. एंड अभी इधर हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब इसके कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे आएंगे. मतलब ये जो एरोज है ना हम लोग ने गलत बना है बेसिकली. ये एरोज कैसे आ जाएंगे, ऐसे एंड ऐसे. मतलब इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में f/2 लग रहा है, इधर हमारा नॉर्मल लग रहा है, इधर f√3/2 और फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर ही लग रहा है एंड नीचे लग रहा है इस mg ओनली. सो इसको इक्वेट कर देते. तो n आ जाएगा हमारा f/2 फिर फ्रिक्शनल f√3/2 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg. फ्रिक्शनल क्या होता है म्यू इंटू एन. तो f√3/2 म्यू इंटू एन कितना है, म्यू कितना है हमारा 0.5 इंटू 0.5 इंटू mg. करेक्ट. m कितना है 10 ng 50 न्यूटन हो जाएगा ये. एंड हमारा नॉर्मल mg कितना हो जाएगा 10 या 100. इसको इधर डाल दिया तो f
√3/2 इज इक्वल टू 50, इसको इंटू कर दिया तो f √3 इज इक्वल टू 100 और f इज इक्वल टू 100/√3। √3 क्या है 1.7, मतलब ऑलमोस्ट 2 ले सकते, तो 50 से कुछ कम है, हाँ 42.7 न्यूटन इज द आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर हम लोग ने फोर्स का साइन पहले गलत देखा इस डायरेक्शन में, मतलब इसके वेक्टर्स ऐसे बनेंगे, तो फोर्स इधर ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है, करेक्ट, ये वाला देखो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आ जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक है, एंड वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है और फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में, वो एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक्स हम लोग फ्रिक्शन का नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे विथ हमारा सर्कुलर डायनेमिक्स के साथ। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन बाय बाय।